हेलो, चलो तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन का सेकंड पार्ट, जो कि बॉन्ड वैल्यूएशन है। इसके पहले मैंने शेयर वैल्यूएशन वाला पार्ट अपलोड कर दिया है, रिवीजन उसका। तो उस ये लेक्चर अगर कोई डायरेक्ट देख रहा है तो उसको देखने से पहले आप वहाँ पे जाके सिक्योरिटी वैल्यूएशन का जो शेयर वैल्यूएशन वाला पार्ट है उसमें जाके आप 10-15 मिनट का जो बेसिक्स है वो आप देख लो, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे 18 TY के 18 तक हमने कर लिया था उस पार्ट में। अब बॉन्ड वैल्यूएशन 19 से चालू हो रहा है, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस 19 का। ठीक है, चलो बॉन्ड वैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। 19 क्या क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड इशूड बाय कंपनी इज ₹100। ठीक है, उसका फेस वैल्यू ₹100 है और 10% बॉन्ड से मतलब कि उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10% मिलेगा। ठीक है, बॉन्ड्स आर रिडीमेबल एट 1110 एट द एंड ऑफ 5th ईयर। 5 साल के बाद आपका पैसा आपका पूरा मिल जाएगा। कितना मिलेगा, ₹100 का आप खरीदो, आपको ₹110 मिलेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ 5th ईयर। और पूरे साल, हर साल से क्या हमको सर, बॉन्ड का जो ये 10% बॉन्ड्स का जो कूपन रेट है वो हर साल आपको इंटरेस्ट के तौर पे मिलता जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ रिक्वायर्ड यील्ड इज, आपका जो रिक्वायर्ड यील्ड मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 5% है। सेकेंड 5.1% हुआ तो, 10% हुआ तो, 10.1% हुआ तो अलग अलग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। एक से मैं निकाल के दिखाता हूँ, बाकी सब सेम सेम ही रहेगा। ठीक है, आप कर सकते हो। देखो, पहली बात तो 5 साल का बॉन्ड है तो हर साल आपको क्या क्या मिलेगा, ₹100 का जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर आपको 10% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलते जाएगा। ठीक है, तो आपका इनकम होगा फर्स्ट ईयर ₹10, सेकंड ईयर 10, थर्ड ईयर 10, फोर्थ ईयर 10, फिफ्थ ईयर 10। और फिफ्थ ईयर के एंड में आपको बॉन्ड का रिडम्शन होगा। रिडम्शन वैल्यू इज 110, मतलब जो बॉन्ड रिडीम होगा उसका ₹110 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा 110 भी मिलता है, कभी कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है, वो कंपनी के ऊपर है। ठीक है, अलग अलग, या फिर सेम का सेम 100 को 100 डाला, 100 मिला आपको तो ₹110 मिल रहा है। ठीक है, अब आपको आपको चाहिए कितना, 5% रिटर्न चाहिए। ठीक है, तो मान लो ये जो रिटर्न है ये सारे 5-5% है। ठीक है, 5-5% है तो उसको 5% से उसको पुल करो तो आपका आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे वो बॉन्ड का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, वही पूछा ना यहाँ पे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, तो वही होगा बॉन्ड का वैल्यू। अब देखो कैसे होता बताता हूँ, पहले कर लो। ये 10%, ये ₹10 को खींचोगे 5% से तो 10/1.05। फिर इसको दो बार, 10/1.05 इक्वल टू। ठीक है, फिर ये 10/1.05 इक्वल टू 3 बार। ठीक है, क्योंकि 3 साल तक है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना बस, और कुछ नहीं। प्रेजेंट वैल्यू पे लाना मतलब क्या होता है, 1 रुपया 5% के हिसाब से। 1 साल के बाद क्या होगा, 1 + 5%, यही होगा ना, 1.05 होगा। तो 1 रुपया 1 साल के बाद 1.05 होगा। तो 1 साल के बाद का वैल्यू है ₹10, तो आज का वैल्यू कितना, तो 10/1.05 कर रहे हो ना। वैसे अगर सेकेंड ईयर का निकालना तो वन वन रुपीज सेकेंड ईयर तक कितना होगा, 1 + 5%, ये होगा 1.05 + 5%, तो 1 + 5% + 5%, तो ये होगा 1.1025। तो 2 साल के बाद जो ₹10 मिलने वाला उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो 2 साल के बाद ₹10, दिस ₹10 इज इक्वल टू 1.1025। 1 रुपया तुम्हारा 1.1025 हो रहा है ना, तो ₹10 कितना, ये क्वेश्चन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो वही कर रहे, ऐसे भी कर सकते हो, ये फैक्टर आएगा। देखो ना, 1/1.025 करो। अभी मैं प्रेजेंट वैल्यू बता रहा हूँ, बताओ आपको इतना सब पढ़ाने के बाद मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, 0.907, ये फैक्टर आएगा 0.907। ये कैसे आएगा, 1/, ये करोगे ना आ जाएगा। तो ये फैक्टर रहेगा 90 से, सेकंड ईयर का। तो फैक्टर से भी आप कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी शॉर्टकट। तो प्रेजेंट वैल्यू पे आप लेके आओगे तो बॉन्ड का वैल्यू आ गया 129.48। अब देखो सर कैसे होता है, आज समझ लो आज आपने 129.48 पैसा डाल दिया, 129.48 ये बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा, +5% आपको चाहिए, +5% आपको चाहिए। ठीक है, तो 129.48 +5% कितना हो जाएगा, 135.954। आपका ₹10 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से ₹10 निकाल लो तो 125.954। अब इसके ऊपर वापस से 5% करो सेकेंड ईयर में तो कुछ अमाउंट आएगा, -10 + 5%, ये हो जाएगा 132.2517। आपको सेकेंड ईयर में वापस से ₹10 का कैश फ्लो चाहिए। ठीक है, तो वापस से ₹10 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 122.2517। ये पूरा डीप में बता रहा हूँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। फिर +5% करो थर्ड ईयर में, +5%, 128.3642। फिर ₹10 आपको थर्ड ईयर में चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो ये हो जाएगा 118.3642। ठीक है, इसमें से ₹10 निकाल दिया, प्लस वापस से 10% करो, ये हो जाएगा, सॉरी 10% नहीं, 5%, 118.3642 + 5%, ये हो जाएगा 124.28। फिर इसमें से -10 हटा दो
तो ये हो जाएगा 114.28 -10। अब वापस से 10% 5% ऐड करो, ये 5th ईयर का लास्ट है, ठीक है, प्लस 5% करो, ये हो जाएगा 119.96। फिर 10 रुपया 5th ईयर में चाहिए, तो अब बचेगा कितना, -10, ये बचेगा 110 रुपये, और ये 110 रुपये आपको एट द एंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 5 पर ये हो गया ना पूरा कैलकुलेशन, तो देखो ना, प्रेजेंट वैल्यू 129.48 प्लस 5% आपका रिक्वायर्ड यील्ड है, ठीक है। तो ये 135.94 हो जाएगा। 10 रुपये आपने ले लिया, फर्स्ट ईयर आपको चाहिए ना, फर्स्ट ईयर 10 रुपया, कूपन रेट यही है ना, 10% बॉन्ड है, तो ये 10 रुपये का कैश फ्लो होगा 5 साल तक। तो फर्स्ट ईयर 10 रुपया ले लिए, अब बचा 125.94, फिर 5% ऐड होगा, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न 132.2517 हो जाएगा। फिर 10 रुपये आपको मिलेगा, 122.2517 हो जाएगा बचेगा, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में 5% ऐड होगा, 10 रुपये आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर 118 पॉइंट ये हो जाएगा, ऐसे 5% ऐड होगा फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर में वापस से 10 रुपया, तो लास्ट में बचेगा 110, ये 110 लास्ट में आपको मिल गया ना। तो ये वही होता है, ठीक है। यही प्रेजेंट वैल्यू आपका समझ में आया, प्रेजेंट वैल्यू कैसे आया आपका, ये प्रेजेंट वैल्यू को यूज करके कैसे मैंने आपको एंड तक लेके गया और ये पूरा क्रॉस वेरीफाई करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अभी 5.1% अगर होता है तो 5 पॉइंट यहाँ पे 5.1 के हिसाब से खींचो, तो 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 5.1%, तो 1.051, ठीक है। तो 10 डिवाइड बाई 1.051, तो 9.51 आएगा इसका प्रेजेंट वैल्यू। फिर इसका करोगे तो 2 बार करना पड़ेगा, इसका 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो यहाँ पे कुछ अलग प्रेजेंट वैल्यू लगेगा, जैसे जैसे रेट ऑफ रिटर्न आपका बढ़ेगा यहाँ पे वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपका रिटर्न देखो, मैंने सिक्योरिटी सोल्यूशन में बताया, बिजनेस सोल्यूशन बताया, जितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा आपका, कंपनी को उतना ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। कंपनी को उतना ज़्यादा पैसा, कंपनी के पास पैसा कम रहता है, तो कंपनी का वैल्यू फिर उतना कम होता है, कंपनी कमा नहीं पा रही ना, कंपनी आपको ही दे दे रही है। तो वही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा तो आपका वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम होगा, ये वैल्यू कम होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 एकदम अच्छे से बता दिया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, चलो देखो। एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। बोल रहा है फेस वैल्यू 100 है, कूपन रेट 11% है, मैच्योरिटी 3 साल का, ठीक है। मतलब 100 रुपये के ऊपर फेस वैल्यू पे कभी भी कूपन रेट अप्लाई होता है, कभी भी जो आपको बॉन्ड का इंटरेस्ट मिलेगा वो फेस वैल्यू पे मिलेगा, तो 11% मिलेगा 100 रुपये के ऊपर, तो हर साल 11-11 रुपया मिलेगा 3 साल तक। और एट द एंड क्या मिलेगा, मैच्योरिटी पे, मैच्योरिटी 3 साल बाद है, ठीक है। कुछ नहीं बोला मैच्योरिटी पे, मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया वही आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेट है ना, बॉन्ड तो एक तरह से लोन होता है, जितना आपने दिया उतना आपको एट द एंड मिलने वाला है। एक्स्ट्रा मिलने वाला तो बता देता है, कुछ नहीं बोला है तो समझ लो 100 रुपया मिलेगा। इफ ही वांट्स यील्ड ऑफ 13%, बोल रहा है उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% है, तो वापस से मैक्सिमम प्राइस बता दो, ही शुड बी रेडी टू पे फॉर इट। वही जो अभी हमने निकाला कि अब क्या प्राइस होगा, जो प्रेजेंट वैल्यू जो होगा कैश फ्लो का वही मैक्सिमम प्राइस हो देगा, उससे ज़्यादा तो देगा नहीं। तो देखो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 11 रुपीज़ मिलेगा, और थर्ड ईयर के एंड में आपका रिडीम हो जाएगा, जो आपने पैसे दिए थे रिटर्न मिल जाएगा, 100 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो सबको वापस से पुल कर दो एट द रेट 13% के हिसाब से, उसको 13% है तो 95.27 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द बॉन्ड इज सेलिंग एट 97.60, व्हाट वुड बी हिज यील्ड। बोल रहा है ऐसा मान लो कि आज 97.60 पे बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है, और तुम कैश फ्लो तुम्हारा सेम, तो ऐसा कौन सा रिटर्न यहाँ पे आप कमा रहे हो, आप कौन सा रिटर्न कमा रहे हो, परसेंटेज ऑफ रिटर्न आप क्या कमा रहे हो। देखो यहाँ पे बताया था 13% आपको कमाना है, तो आपने अपने हिसाब से पुल किया तो आ गया 95.27। अब बोल रहा है आप आज का प्राइस बता दिया बॉन्ड का 97.60 है, और कैश फ्लो आपको पता है, तो बोल रहा है ये कौन से रिटर्न, मतलब अब ये कैश फ्लो को मैं कौन से ऐसे रेट ऑफ रिटर्न से पुल करूं, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊं कि वो 97.60 के बराबर हो। इसको YTM बोलते हैं, ठीक है, यील्ड टू मैच्योरिटी, जिसमें ये YTM ही तो है 13% यहाँ पे, तो ये 95.27 आ रहा है। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर देखो हमने निकाला 13% पे तो 95.27 आया। अब ये 97.60 बता रहा है, आज का वैल्यू 97.60 बता रहा है, ठीक है। तो प्राइस देखो बढ़ा है, प्राइस बढ़ा मतलब रेट ऑफ रिटर्न कम हुआ रहेगा। तो आप ना इसमें ट्रायल एरर मेथड भी लगा सकते हो, और एक और मेथड है वो ही बताऊंगा, वो तो एकदम सिंपलेस्ट मेथड है, फिर भी ये वाला एक बार करके देख लेते हैं। देखो एक बार क्या करो, एक बार आप 12% से खींच के देखो, 12% से खींच के देखो क्या आता है। तो 11 डिवाइड बाई 1.12 एम प्लस, फिर 2 बार किया एम प्लस, 3 बार किया एम प्लस, फिर 100 डिवाइड बाई 1.12, 1 2 3, तो मेरा आ रहा है 90। देखो एट द रेट 12% पे मैंने खींचा इसको, तो आ रहा है मेरा, ये मैंने सारा 12% के हिसाब से खींचा, तो मेरा आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू 97.59, मतलब 60, ठीक है, ये आ रहा है। बट यही तो लाना था, देखो अरे यही तो लाना था, तो मेरा 12% आ गया, एग्जैक्ट अमाउंट आ गया, सेम ही आ गया, ठीक है। बट समझ लो ये आंसर नहीं आता था, मतलब अभी तो मैंने 12% पे खींचा, समझ लो मैं 11% से खींचता था, ऐसा मान लो, ठीक है, वो तो गलती से आ गया। अब समझ लो 11% से मैं खींचता था तो क्या आता था,
11 डिवाइड बाई 1.11, 1 2 3 एंड 100 डिवाइड बाई 1.11, 1 2 3, देखो 99.99 मतलब 100 रुपीज़ आ रहा है। 11% पे 100 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और 13% पे भी मैं घींच चुका हूँ, 13% पे 95.27 आ रहा है, मुझे 97.60 करना है, ठीक है। तो 100 से और मुझे नीचे आना है, देखो यहाँ पे 2% का गैप है ना, तो 2% के गैप के लिए पहली बात तो बता दो चेंजेस कितना आ रहा है। 100 11% पे आ रहा है 100, ये इंटरपोलेशन मेथड पहले ही मैंने बताया, बिजनेस सोल्यूशन में भी इसमें भी। 11% पे वैल्यू आ रहा है 100 रुपीज़, 13% पे वैल्यू आ रहा है 95.27, तो 2% का चेंजेस हुआ है, तो 2% के चेंजेस में वैल्यू कितना गिर गया बताओ, 100 माइनस 95.27, तो वैल्यू आपका गिर गया 4.73। तो 2% के लिए चेंजेस हुआ है 4.73 का, ठीक है। मुझे चेंजेस 4.73 रुपीज़ का नहीं चाहिए, मुझे 100 से सिर्फ 97.60 तक जाना है, 100 माइनस 97.60, तो मुझे 2.4 का ही चेंजेस चाहिए, 2.4 का ही चेंजेस चाहिए। तो कितना परसेंट में चेंजेस करूंगा, 2.4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4.73, तो 1.015%, ठीक है। तो आप क्या करो, 100 से नीचे आना है ना, 100 से नीचे आना है, तो मतलब रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, रेट बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होगा। तो 11% में ये एडजस्ट कर दो, इतना रेट एडजस्ट कर दो, मतलब क्या करोगे, ऐड करना पड़ेगा, तो 11 प्लस ये कर दो, प्लस 11, तो ये आपका क्या आएगा 12.01%, तो वही आ रहा है ना, 12% ही आ रहा है ना, यही तो हमने किया था यहाँ पे, ट्रायल एंड एरर किया था, 12% से चेक किए थे तो आंसर आ गया था। अब देखो चलो ये भी सर समझ में नहीं आया, अभी एकदम सिंपल बता रहा हूँ, देखो उसमें भी अप्रोक्सीमेट आंसर आता है कभी भी, जो आईसीआई बताता है फॉर्मुला के थ्रू, बट मैं फॉर्मुला के थ्रू नहीं बताऊंगा। देखो सिंपल, आप मुझे बताओ, आप अभी का प्राइस क्या है 97.60, ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस में अगर बोलूँ तो 97.60, ठीक है, वाईटीएम निकालने का स्टाइल बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझ गए। और रिडम्पशन प्राइस बताओ, मतलब जब आप बेचोगे, मतलब जब आप 3 साल के बाद खत्म हो जाएगा बॉन्ड का पीरियड, तो आपको जो आपका पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो रिडम्पशन का टाइम पे क्या आपको मिल रहा है, 100 रुपया मिल रहा है, ठीक है, 100 रुपया मिल रहा है, 100 रुपया, ठीक है। तो मुझे बताओ एवरेज इन्वेस्टमेंट आपका क्या रहा, अगर मैं ऐसा बोलूँ एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या रहा, तो आपने ओपनिंग में 97.60 रुपीज़ दिया और एंड में 100 रुपया आपको मिल गया, तो आपका पैसा कितना लगा था, ना 100 रुपया लगा था ना 97.60 लगा था, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो 100 प्लस 97.60 डिवाइड बाय 2, तो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट 98.88 है, ठीक है। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया, अब 3 साल में आपने एवरेज कमाया कितना, देखो हर साल आप 11 रुपया कमा रहे हो, हर साल आप 11 रुपया कमा रहे हो, मतलब ठीक है। तो टोटल 3 साल में आपने 33 रुपीज़ कमाया, प्लस और भी कुछ कमाया, देखो 97.60 में खरीदे थे, 97.60 में खरीदे थे, और 100 रुपया आपको रिटर्न मिल रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा मिल गया ना, कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 100 माइनस 97.60, एक ये भी तो आपकी कमाई हुई, कितनी कमाई हुई ये बताओ, 33 प्लस 100 माइनस 97.60, 2.4 रुपीज़, 2.4 रुपीज़ की कमाई हुई, ये आपका फेस वैल्यू में चेंजेस होने को, फेस वैल्यू मतलब जो आपने ये कैपिटल गेन समझ लो, ठीक है, और ये आपका इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल कमाई हुई 35.4, ये 3 साल की कमाई है ना, तो एवरेज कमाई क्या बोलूँ इसको, 35.4 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 11.8, ये बात समझ में आती, 11.8 ये कमाई हो गई। तो देखो 11.8 रुपीज़ आपने कमाया, कितना लगा के, ये 1 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एवरेज एवरेज, तो एवरेज आपने पैसा लगाया 98.8 और एवरेज आपने कमाया 11.8, ठीक है, 98.8 लगा के आपने 11.8 कमाया, ठीक है, तो कितना परसेंट आपने कमाया, ये इसी को यील्ड बोलेंगे ना, डिवाइड बाय 98.8 इंटू 100, तो आ गया 11.94%। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, ये भी आईसीआई ने ये भी किया अल्टरनेटिवली में, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर देता है, ये एकदम करेक्ट आंसर नहीं देगा। अभी आप 11.94 से अगर ये यील्ड यहाँ पे 11.94 से अगर इसको पुल करोगे तो एग्जैक्ट 97.60 नहीं आएगा, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे आंसर आएगा, देखो खींच लो 11.94 से 11 डिवाइड बाई 1.1194, 1 2 3 एंड फिर 100 डिवाइड बाई 1.1194, 1 2 3, तो 97.73 आ रहा है, ये 97.60, ठीक है, थोड़ा मोड़ा डेसिमल का डिफरेंस रहेगा। एकदम एग्जैक्ट लाना तो इंटरपोलेशन मेथड से एकदम एग्जैक्ट आता है, ये इंटरपोलेशन मेथड से ना एग्जैक्ट आता है, उससे भी और एग्जैक्ट चाहिए ना, यहाँ पे 2% का डिफरेंस आप बता रहे हो ना, यहाँ पे 1% का डिफरेंस लेके आओ, 1% के लिए कितना, तो और एग्जैक्ट आंसर आता है, एकदम आजू बाजू आंसर आता है, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने अलग अलग मेथड बता दिया। अब देखो ये ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं, देखो ऊपर जो मैंने लिखा है ये 11.8, ये क्या एवरेज इन्वेस्टमेंट है, ये आया कैसे 30, ये आया ना आपका 33 प्लस 2.4, अभी देखो इसको 11.8 आएगा कैसे आपका, ऐसा फॉर्मूला के थ्रू कैसे बताता है, ये देखो ऐसा करेगा, ऐसे यहाँ पे बता देता हूँ आपको,
आपने देखो ये 11 कमा रहे हो 3 साल तक, मतलब एवरेज क्या कमा रहे हो, हर साल 11 रुपये कमा रहे हो, तो एवरेज 11 रुपया कमा रहे हो, प्लस आप 97.60 में खरीद रहे हो और 100 रुपीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है, एट द एंड, तो आपकी एक ये और कमाई हो गई, 100 रिडम्पशन वैल्यू, 97.60 परचेस वैल्यू। बट ये तो कमाई जो हुई है 2.4 की, ये तो पूरे 3 साल में हुई है ना, ये आज थोड़ी मिल गया, 97.0 ईयर में डाला था, 100 रुपीज़ थर्ड ईयर में मिल रहा है, तो 3 साल में कमाया आपने, तो डिवाइड बाय 3 कर दो तो 1 साल का आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो ये या तो ऐसा कर लो, देखो सिंपल ऐसा कर लो, हाँ चलो मैं यही कर रहा था, अभी यही बता देता हूँ, ठीक है। डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट आपने कैसे निकाला था, आज का प्राइस और रिडम्पशन प्राइस, तो करंट मार्केट प्राइस प्लस रिडम्पशन प्राइस, ये इन्वेस्टेड था, ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है, तो एवरेज 2 डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने, तो ये आपका आ जाएगा YTM, ये YTM का फॉर्मूला, ये आ जाएगा YTM आपका, ठीक है। अब देखो यही मैंने क्या किया, ऊपर वाले को मैंने एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लिया, डिवाइड बाय एवरेज एवरेज रिटर्न डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये आपका आ गया YTM, ठीक, वही मैंने यहाँ पे बताया, इजी में बता दिया आपको कि आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना था, 11 33 रुपीज़, और ये तो 3 साल में मिला, तो एवरेज हर साल 11 मिल रहा है, और 197.0 दोनों का डिफरेंस 3 साल में, तो फर्स्ट ईयर में मतलब 1 साल में के लिए कितना मिला होगा, हर साल आपको 2.4 डिवाइड बाय 3, तो 0.8 0.8 0.8 प्लस 11, तो आ जाएगा 11.8, 11.8 आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट है, और एवरेज एवरेज रिटर्न और एवरेज इन्वेस्टमेंट 98.8, तो ये आपका आ जाएगा YTM, ठीक है। अब कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हो, सिंपल सा था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 डन। अब क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, चलो देखो, कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी करंटली कोटेड एट 110, अभी कोट उसका दिया हुआ है 110, अभी मार्केट में चल रहा है 110 रुपया, तो फेस वैल्यू कुछ नहीं दिया, तो 100 रुपीज़ मान लो, बट यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 1%, देखो सिंपल, फेस वैल्यू 100 मैंने लिखा, ठीक है, करंट मार्केट वैसे आज क्या चल रहा है, 110 रुपया चल रहा है, कूपन रेट क्या है, ये जो लिखा रहता है वही कूपन रेट है, वही इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, तो कूपन रेट इज 10%, ठीक है। तो मुझे एक बात बता, हर साल आपको कितना रुपया मिलेगा, फेस वैल्यू पे मिलता है 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया करके मिलेगा, तो अगर मुझे आज का यील्ड निकालना हो, करंट यील्ड मैं कितना कमा रहा हूँ, तो आज अगर खरीदोगे तो 110 रुपया देना पड़ेगा, और कमाओगे कितना, 10 रुपया, तो 10 रुपया कमाओगे 110 रुपये के ऊपर, तो करंट यील्ड इज 9.09%, ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गई, सिंपल। अब ये क्या बोल रहा है, बट यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 1%, अगर ये यील्ड 1% से बढ़ जाए, मतलब अभी आज 9.09 है, और 1% से बढ़ जाए मतलब 10.09% हो जाए, ठीक है, 10.09 हो जाता है, तो मार्केट प्राइस क्या होगा वो पूछ रहा है। तो अब ये 10 रुपया जो कमा रहे हो, ये 10.09% है, अरे ये अभी पहले कैसे निकालते हैं करंट यील्ड, 10 रुपया कितना परसेंट है, 110 का 9.09%, तो 10 डिवाइड बाय 9.09% करोगे तो 110 रुपया प्राइस नहीं, अरे इसी के ऊपर तो निकाल रहे हो कितना परसेंट है, तो अभी आपके पास 10 रुपया है, परसेंटेज भी पता है, तो प्राइस नहीं निकाल पाओगे क्या, तो ये 10 रुपया जो है अब 10.09% है, तो दिस डिवाइड बाय दिस कर दो, प्राइस आ जाएगा 99.11, तो 99.11 के ऊपर निकालो 10.09% आ रहा है, 10 रुपया 10 रुपया आ रहा है ना, वही थे सर मैथ में खेल रहे हो, चलो। अ बॉन्ड विथ 7.5% कूपन इंटरेस्ट, फेस वैल्यू 10,000 है, ये कूपन इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो देखो मैंने लिख दिया फेस वैल्यू और कूपन इंटरेस्ट, तो 10,000 के ऊपर 7.5% हर साल आपको मिलेगा, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टर्म टू मेच्योरिटी इज 2 साल का मेच्योरिटी ईयर है, प्रेजेंटली यील्डिंग 6%, मतलब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 6% है, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दे दिया कि इंटरेस्ट जो है वो 1 साल में एक बार नहीं मिलता है, हाफ 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 करके मिलता है, ठीक है, तो सिंपल, हाँ, पूरे साल भर में मिलेगा तो कितना मिलेगा, 10,000 के ऊपर 7.5%, तो 10,000 के ऊपर 7.5%, फिर 750 रुपीज़ होता है, 750 पूरे साल का है, ठीक है, तो ये तो आपको साल में 2 बार मिलेगा, हाफ ईयरली बोला है, तो 750 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 375 हर साल, एक साल में मतलब हाफ हाफ ईयरली करके मिलेगा, 6 महीने में 375, 6 महीने में 375, तो पूरे साल भर में 7.5% मिल जाएगा, तो एक साल को मैंने ऐसा 2 बार लिखा है, एक साल फर्स्ट ईयर में हाफ ईयर में 375, हाफ ईयर में 375, तो पूरे साल में मिल गया 350, और सेकेंड ईयर में भी, फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर के हाफ में 375, सेकेंड ईयर के एंड में 375, तो टोटल 2 साल में आपको मिलेगा उतना ही, 10,000 का 7.5% 2 साल के लिए कितना होता है, 750 इंटू 2 1500, तो ये पूरा कैश फ्लो 1500 ही है, बस क्या हाफ हाफ ईयरली करके, ठीक है, इतनी बात समझेंगे, और एंड में आपको आपका पैसा मिल जाएगा रिटर्न, ठीक है, कुछ बोला है क्या, 10,000 की जगह 10,000 110 20, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो समझ जाने का, जो फेस वैल्यू है वही रिटर्न। सर ऐसा क्यों बोलते हो आप लोग, अरे डेट है बेटा, डेट का पैसा कभी भी रिटर्न मिल जाता है, इक्विटी शेयर नहीं, एक बार डाल दिया तो बस हो गया, अब नहीं मिलने वाला, ऐसा नहीं है,
डेट है, ये बॉन्ड है, बॉन्ड में आप पैसा डालोगे ना, तो बॉन्ड का एक पीरियड होता है, 5 साल का बॉन्ड, 3 साल का बॉन्ड, 2 साल का बॉन्ड, 1 साल का बॉन्ड। तो आपको मतलब इसका मतलब ये होता है कि 2-3 साल तक आपको रिटर्न मिलते जाएगा, ठीक है। और एट द एंड में मैच्योरिटी में आपने जो पैसा डाला था वो मिल जाएगा, या कंपनी बोलेगी नहीं हम तो हमारे ने ज्यादा कमा लिया तो हम आपको ज्यादा देते, तो ज्यादा भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं। कुछ नहीं बोला तो मान लेना कि जितना इन्वेस्ट किया उतना ही आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सेकेंड ईयर के एंड में मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, रिक्वायर्ड यील्ड कितना है? 6% से खींचना है, ठीक है, 6% से प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, ये आपका रिक्वायर्ड यील्ड है। बट 6% तो पूरा साल का है, और ये रिटर्न तो हाफ ऑफ ईयरली है, तो अब 3% से खींचो, तो इसको 3% से खींचोगे, ठीक है। देखो 6% तो पर एनम है, तो 3% हाफ ईयरली हो गया, क्योंकि ये रिटर्न हाफ ऑफ ईयरली है ना, तो इसको कैसे 6% से खींच सकते हो? अरे 1 रुपया 1 साल के बाद 1.06 होगा, 6% ऐड करने के बाद, तो हाफ ईयरली में कितना होगा? 1.03 ना। मुझे तो यहाँ का कूपन दिया हुआ है 375, दिख रहा है ना? हाँ, मुझे तो यहाँ का कूपन दिया है, तो ये 1.03 से, ये देखो बेटा, ये देखो देखो, 1 रुपया 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर 6% के हिसाब से 1.06 होगा। हमारे पास यहाँ का कूपन रहता तो हम लोग क्या करते थे, ये इंटू 1 डिवाइड बाय, तो ये दिस डिवाइड बाय 1.06 आ जाता था प्रेजेंट वैल्यू। बट एंड का नहीं दिया हुआ है, ये हाफ ऑफ ईयरली 2 बार है, यहाँ का दिया हुआ है, तो 1 रुपया 6% के हिसाब से हाफ ईयर में कितना होगा? तो यहाँ पे तो 1.03 होगा ना, तो यहाँ पे का 375 रुपीज़ है, यहाँ पे 375, तो अब 1.03 से खींचोगे आप, तो इसको खींचो, इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, तो 375 डिवाइड बाय 1.03 करोगे ना, तो 364 आएगा। तो 364 के ऊपर प्लस 3% करो, ये आ गया 375। तो 6% पूरे साल का, तो हाफ ईयर के लिए 3% होगा, ठीक है। अभी इतना अच्छे से समझा दिया, यहाँ पे तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं 3% के हिसाब से खींचूंगा, तो दिस डिवाइड बाय 1.03, दिस डिवाइड बाय 1.03 2 बार, दिस डिवाइड बाय 1.03 3 बार, दिस डिवाइड बाय 1.03 4 बार, ठीक है। तो ये तो इसको साथ में खींच लेना लास्ट का, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 10,278, दिस इज वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। यही होगा वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, यही पूछा था। कहाँ पूछा था? मार्केट प्राइस निकालने बोल रहा है ना दोनों के लिए, तो मार्केट प्राइस हमने निकाल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो। अ कन्वर्टेबल बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 इज इश्यूड एट 1350, बोल रहा है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड को शेयर्स में चेंज भी कर सकते हैं, जिसका फेस वैल्यू 1000 है, एंड इश्यूड एट 1350, मतलब 1350 पे उसको इश्यू कर रहे हैं, एट प्रीमियम इश्यू कर रहे हैं, ऐसा समझ लो, विथ कूपन रेट ऑफ 10.5%, जिसका कूपन रेट 10.5%, तो कूपन तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको कभी भी फेस वैल्यू पे मिलता है। कन्वर्जन रेट इज 14 पर शेयर पर बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड में 14 शेयर्स है, ठीक है, एक बॉन्ड के अंदर 14 शेयर्स है, ऐसा बोलना चाह रहा है। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड एंड शेयर इज 1475 रुपीज रिस्पेक्टिवली, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज 1475 एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 80 रुपीज पर शेयर, ठीक है। व्हाट इज अ प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू? सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड में कितने शेयर्स है? 14 शेयर्स है, ठीक है। अब मैं कन्वर्ट करूंगा, एक बॉन्ड में 14 शेयर्स है, यहाँ पे देखो मैंने 14 शेयर्स लिखे हुए, ठीक है, तो 14 शेयर्स है, एक शेयर का वैल्यू कितना है? 80 रुपीज है, एक शेयर का वैल्यू इज 80 रुपीज, समझ में आती है बात? यहाँ पे दिया ना, एक शेयर का वैल्यू 80 रुपीज है, तो ये 14 शेयर्स का 14 शेयर्स का वैल्यू कितना होगा? तो जाके पूरे बॉन्ड का वैल्यू आ जाएगा, समझ में आता है? तो इसको बोलते हैं स्टॉक वैल्यू बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड इज कन्वर्टिंग इनटू स्टॉक, तो स्टॉक वैल्यू बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या बोलेंगे? एक बॉन्ड में टोटल 14 शेयर्स है, और 14 शेयर्स इंटू एक शेयर का प्राइस 80 रुपये, तो टोटल स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 1120। बट मार्केट में बॉन्ड, एक बॉन्ड का पूरा वैल्यू कितना चल रहा है? देखो यहाँ पे लिखा है 1475 चल रहा है, बॉन्ड का वैल्यू 1475 चल रहा है, तो हमारे हिसाब से हमने निकाला 1120, बट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज 1475, तो हमको एक्स्ट्रा और प्रीमियम देना पड़ेगा। कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? 355, 1475 माइनस 1120, ये ना एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। कितना? 355, कहाँ से? 1120 से देना पड़ेगा ना, ये अपन ने निकाला अपने हिसाब से 1120, बट मार्केट में चल रहा है 1475, तो आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 1120 से, और ऊपर कितना देना पड़ेगा? तो 355 कितना परसेंट है 1120 का, इंटू 100 कर दो, 31.70, तो 1120 प्लस 31.70% करोगे तो आ जाएगा आपका 1475, वही आया ना मार्केट वैल्यू। तो ये प्रीमियम पूछ रहा था, प्रीमियम परसेंटेज ऑफ प्रीमियम पूछ रहा था, व्हाट इज ए प्रीमियम ओवर कन्वर्जन वैल्यू, तो अमाउंट भी बता सकते थे और परसेंटेज भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सरनम लिमिटेड एग्जाम में भी आता है काफी टाइम, देखो सरनम लिमिटेड हैज इश्यूड कन्वर्टिबल डिवेंचर विद अ कूपन रेट ऑफ 12%, ईच डिवेंचर हैज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट 20 इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम अंटिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब
देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड जो है कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर्स में, एंड हर बॉन्ड यहाँ पे डिवेंचर है, और हर एक डिवेंचर को 20 शेयर्स मिलेगा। यहाँ पे ऊपर कैसा था, हर एक डिवेंचर को 14 शेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है, कन्वर्टेबल है ना, स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वही यहाँ पे हमने निकाला। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हर एक जो बॉन्ड है, हर एक जो डिवेंचर है, वो उसको 20 शेयर्स मिलेंगे, 20 इक्विटी शेयर्स। अब बॉन्ड का वैल्यू, अब कब आप कन्वर्ट करना चाहोगे, देखो जब आप कन्वर्ट करने के बाद आपको उतना पैसा मिल रहा हो जितना आपको बॉन्ड से, जितना बॉन्ड का वैल्यू था, ठीक है, तो ही आप कन्वर्ट करोगे। देखो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अभी नहीं समझा, अभी देखो यहाँ पे समझेगा। 20 इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम अंटिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, डिवेंचर विल बी रिडीम्ड एट 100 ऑन मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर। 5 साल के बाद डिवेंचर जो है रिडीम हो जाएंगे 100 रुपीज पे ही, ठीक है। एंड इन्वेस्टर जनरली रिक्वायर्स रेट ऑफ रिटर्न इज 8% ऑन अ 5 ईयर सिक्योरिटी। बोल रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, तो प्रेजेंट वैल्यू पे अगर निकालना हो बॉन्ड का वैल्यू, तो 8 ये निकालोगे आप, 8% के हिसाब से निकालोगे। एंड इन्वेस्टर व्हेन यू विल, एज एन इन्वेस्टर, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप कब एक्सरसाइज करोगे कन्वर्जन फॉर मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स, इफ मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स 4, 5, 6, ठीक है। देखो सिंपल, आप बॉन्ड का पहले तो वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बॉन्ड का वैल्यू दिया नहीं, तो आप अपने हिसाब से पहले बॉन्ड का वैल्यू निकालो। अब बॉन्ड का वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी भी मैंने बताया कि 12% आपको कूपन मिल रहा है, 100 रुपया फेस वैल्यू, ठीक है, 100 फेस वैल्यू 100 रुपये की है, तो 100 रुपये के ऊपर 12%, हर साल आपको 12 रुपया मिलेगा। और एट द एंड ऑफ 5th ईयर, इसने बोला था देखो रिडीम्ड होगा 100 रुपीज़ के ऊपर, तो 100 रुपीज़। अब आप अपने हिसाब से वैल्यू निकाल रहे हो, जो आपका रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 8% है, तो 8% से इसको खींच लिया, तो आपके हिसाब से बॉन्ड का वैल्यू जो आ रहा है 116.02 आ रहा है, ठीक है, आपके हिसाब से बॉन्ड का वैल्यू 116.02 आ रहा है। अब आप एक बॉन्ड की बदली 20 शेयर्स ले सकते हो, लेकिन आप कब लोगे, जब आपको 116.02 से ज्यादा पैसा मिलेगा तभी लोगे ना, अदरवाइज नहीं लोगे। इससे कम मिलेगा पैसा तो आप क्यों लोगे शेयर्स, नहीं लोगे, सिंपल। तो एक बॉन्ड की बदली 20 शेयर्स मिल रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है शेयर का वैल्यू अगर 4 होगा तो क्या आप कन्वर्ट करोगे, 5 होगा तो क्या आप कन्वर्ट करोगे, 6 होगा तो क्या आप कन्वर्ट करोगे। तो देखो सिंपल, अगर एक बॉन्ड के अंदर 20 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है, एक बॉन्ड की जगह 20 शेयर्स मिलेंगे, अगर 4 रुपया होगा तो टोटल बॉन्ड का वैल्यू 80 रुपया 80 रुपया होगा। भाई मेरा तो वैल्यू 116 है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है, 80 रुपया मिलेगा तो क्या है, सिंपल सी बात है, तुम्हारे हिसाब से वैल्यू इज 116.02। अगर आप आज बॉन्ड दे दोगे तो आपको 20 शेयर्स मिलेंगे और उसका वैल्यू 4 रुपया है, तो आप कन्वर्ट करोगे क्या, आपके हाथ में तो 80 रुपया ही आएगा ना, 20 शेयर्स आएंगे जिसका वैल्यू 80 रुपया है, इससे अच्छा तो बॉन्ड अपने पास रखे रहो, मत करो कन्वर्ट। फिर अगर 5 रुपया पर शेयर होता है तो 20 शेयर की जगह आपको आपका वैल्यू बॉन्ड का 100 रुपया हो रहा है, तो आप बोलोगे नहीं जाने दो छोड़ो, मेरे को ऐसे 116 रुपया मिल रहा है। 6 रुपया पर शेयर हो जाता है, तो 20 शेयर्स मिलेंगे, 6 रुपया एक शेयर का वैल्यू, तो 120 रुपया मिलेगा, तब जाके आप एक्सरसाइज करोगे, बोलोगे हाँ अब मेरे को मेरे बॉन्ड के वैल्यू से ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, मेरे बॉन्ड का वैल्यू तो 116 रुपया, बट कन्वर्ट करने पे मेरे को वैल्यू 120 रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो यस आई विल एक्सरसाइज एट दैट प्राइस व्हेन द शेयर प्राइस विल बी 6 रुपीज पर शेयर। तो वही पूछा था यहाँ पे, कब आप कन्वर्ट करोगे। अब देखो यहाँ पे ना क्यूमुलेटिव फैक्टर ये दिया हुआ था पीवी का, तो आप क्या कर सकते हो, ये 12 रुपया को एक एक बार खींचने की जगह पे ये क्यूमुलेटिव पी फैक्टर दिया 5 साल का, तो डायरेक्ट 12 इंटू 3.9993 कर दो, तो 5 साल का एक साथ पूल हो जाएगा। एंड ये 5th ईयर का दिया हुआ अलग से, ये 100 रुपया को लेके आने के लिए, ठीक है, तो हो गया। तो दिस क्वेश्चन डन। हम क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। द डेटा गिवन बिलो रिलेट्स टू कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब देखो ये भी कन्वर्टेबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। फेस वैल्यू दिया हुआ है 250 रुपीज, कूपन रेट 12%, तो 250 का 12%, मतलब आपको हर साल 30 रुपया मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड, मतलब वापस से एक बॉन्ड के अंदर 20 शेयर्स है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट प्राइस दिया हुआ है बॉन्ड का नहीं, शेयर्स का दिया हुआ है 12 रुपया पर शेयर। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इसको ये जो आपने अभी यहाँ पे ये प्रेजेंट वैल्यू करके निकाला था ना, इसको ही स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट वैल्यू बॉन्ड वही, मतलब जो आपके हिसाब से आपने निकाला ना वो स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड होता है। तो ये आ गया 235 रुपीज, मैंने लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। एंड मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड का मार्केट प्राइस जो है वो 265। अब देखो स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना पड़ रहा है, तो सिंपल एक बॉन्ड में कितने शेयर्स है उसका वैल्यू निकालोगे, उसी को बोलते हैं स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जो अभी इसके प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में कराया था। तो एक बॉन्ड में 20 शेयर्स है और एक शेयर का वैल्यू 12 रुपया है, ठीक है, तो 20 इंटू 12 स्टॉक वैल्यू बॉन्ड आ जाएगा। देखो यहाँ पे किया स्टॉक वैल्यू बॉन्ड, एक बॉन्ड में 20 शेयर्स है और एक शेयर का वैल्यू इज 12 रुपया, ठीक है, तो 20 इंटू 12, तो बॉन्ड का स्टॉक वैल्यू 240 रुपीज हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, 240 रुपीज हो गया, डन। परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क, अब देखो सिंपल, डाउन साइड रिस्क का मतलब क्या होता है, आपका आपका देखो आपके हिसाब से स्टॉक वैल्यू बॉन्ड इज 240 रुपीज है, ठीक है, एंड मार्केट में बॉन्ड का वैल्यू चल रहा है 265। तो अगर बॉन्ड गिरता भी है, बॉन्ड गिरता भी है तो क्या 240 तक गिरेगा, नहीं नहीं नहीं, 240 तक नहीं गिरेगा।
अगर बॉन्ड गिरता भी है तो आपने जो अपने हिसाब से वैल्यू निकाला था ना वो एकदम करेक्ट वैल्यू होता है, एकदम करेक्ट वैल्यू होता है। जो स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड होता है ना वो आप क्या करते हो, सारे कैश फ्लो को पुल करते हो जितने भी कैश फ्लो होता है, और एट द एंड रिडम्पशन वैल्यू को भी पुल करते हो एट द रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। तो जो वैल्यू आती है 235, इसको खरा सोना वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, एकदम प्योर प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड इसको वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि आपने प्रॉपरली अच्छे से निकाला हुआ है। देखो यहाँ पे सारे कैश फ्लो को निकाल के निकाला हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट वैल्यू बॉन्ड। तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये मार्केट प्राइस जो बॉन्ड है 265, ये गिर गिर के 235 से ज्यादा तो नहीं गिरेगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है, कि 265 मार्केट में चल रहा है, ठीक है, ये गिरेगा 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 गिरेगा, 235 से ज्यादा तो नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि 235 तो उसकी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। ये सर कैसे आप बोल सकते हो? अरे ये देखो 250 पे 12% बताओ, 250 पे 12%, 30 रुपीज आता है, ठीक है। तो 250 पे 12%, 30 रुपीज आपको कूपन मिला। कितने साल का बॉन्ड है? कुछ दिया है क्या? कुछ दिया नहीं है, ठीक है। कितने साल का बॉन्ड है? समझ लो 3 साल का बॉन्ड है, तो 30 और लास्ट में 250 आपको वापस मिल जाएगा। ये सारे कैश फ्लो को मैंने पुल किया तब जाके ये 235 का अमाउंट आया हुआ है, 230 और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। तो एकदम मैंने अच्छे से प्रिसाइजली इसको निकाला हुआ है। तो ये 235 के नीचे नहीं जाएगा। अरे 235 का नीचे जाएगा इसका मतलब ये कूपन ही गलत है, एंड में 250 रुपीज में नहीं मिल रहा है। ये तो पक्का मिलने ही वाला है ना आपको। हाँ, तो देखो ये आपको, ये पैसे तो आपको 100% मिलने वाले, तो 100% जो मिलने वाले हैं उसी के बेसिस पे तो वैल्यू निकाला है। अब ये वैल्यू तो करेक्ट ही होगी, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता वैल्यू। तो वही बोलना चाह रहा है कि परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क बताओ, रिस्क कितना है कि कितना गिर सकता है वैल्यू। तो 265 से ज्यादा 235 तक गिरेगा, उससे ज्यादा तो नहीं गिरेगा। 265 से 235 तक गिरेगा। तो 265 से 235 तक गिरेगा। कहां से गिरना चालू हुआ? 265 से। तो 265 कितना परसेंट हुआ? तो 265 से 235 -235, तो 30 रुपया ही गिरेगा, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपया गिरेगा। कहां से गिरना चालू होगा? 265 से। तो कितना परसेंट होगा बता दो। तो यही निकालना था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बता दिया आपको। परसेंटेज ऑफ डाउन साइड रिस्क रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको कैसे निकालोगे आप समझ गया, ठीक है। 11.32 कहीं कंफ्यूज है सर, इधर क्या लेना चाहिए, 235 लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? और नीचे तो आप कहाँ से गिरना चालू होगा वही निकालोगे ना। 265 से गिरना चालू हो रहा है, तो वहां से कितना तक गिरेगा? 235 तक गिरेगा। कहाँ से गिरा है? 265 से। तो 265 माइनस 235 इतना ही गिर सकता है। कहाँ से गिरना चालू हुआ? 265 से। तो कितना परसेंट है उसके ऊपर निकालोगे ना, जहां से गिरना चालू हो रहा है। तो 265 के ऊपर परसेंटेज निकालोगे, तो ये आपका आ जाएगा 11.32%। अब आगे पूछ रहे हैं कन्वर्जन प्रीमियम। तो देखो आपने स्टॉक वैल्यू बॉन्ड निकाला 240 और मार्केट में चला 265, तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कितना? 240 से 265 तक, 265 तक, 265 माइनस 240 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कहाँ से? 240 से देना पड़ेगा। अभी इसके प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में करा ना कन्वर्जन प्रीमियम, तो वही है 10.42%, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहे हैं? कन्वर्जन पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक। ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या जादू करूं कि ये स्टॉक वैल्यू बॉन्ड और ये मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड सेम रहे, तो शेयर प्राइस चेंज कर दो। कितना शेयर चेंज करोगे? 20 शेयर्स तो है ही आपके पास, 20 शेयर्स तो है ही आपके, आपको एक बॉन्ड की जगह 20 शेयर्स मिलेंगे। ऐसा यहाँ क्या प्राइस में लगाऊं कि ये मेरा बॉन्ड का वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर मैच हो जाए? तो मार्केट में वैल्यू कितना चला है? 265 डिवाइड बाई 20 शेयर्स कर दो, तो पर शेयर वैल्यू 13.25 होना चाहिए। तो 20 रुपीज शेयर, 20 शेयर्स मिलेंगे, 13.25 पर शेयर करूंगा तो वैल्यू आ जाएगा 265, जो कि मार्केट वैल्यू के साथ मैच हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं पैरिटी प्राइस ऑफ द स्टॉक। मतलब मार्केट में चल रहा है बॉन्ड का वैल्यू 265, एक बॉन्ड में 20 शेयर्स मिलेंगे, एक बॉन्ड चेंज करने पर 20 शेयर्स मिलेंगे। ऐसा क्या करूं कि मार्केट वैल्यू के बराबर रहे? तो एक शेयर का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो 20 शेयर्स में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 265 के बराबर होना चाहिए? तो 20 इंटू ये क्रॉस क्वेश्चन मार्क 265 वैल्यू होना चाहिए, डिवाइड कर दिया 13.25, ठीक है। तो एक शेयर का वैल्यू 13.25 होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा भी निकालोगे ना कि मार्केट में अभी वैल्यू कितना चल रहा है? 12 रुपया, मार्केट में वैल्यू चल रहा है 12 रुपया, बट होना चाहिए 13.25, तो कितना एक्स्ट्रा है? 1.25। तो 1.25 डिवाइड बाई 12 करो, प्रीमियम आ जाएगा 10.42। ये देखो यही है प्रीमियम, ये ऊपर वाला, समझ में आ रहा है? वही तो है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 डन। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉन्ड फंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ गया, अच्छे से हम लोग कर लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो, एपीसी लिमिटेड हैज 300 मिलियन 12% बॉन्ड आउटस्टैंडिंग विद 6 इयर्स रिमेनिंग टू मैच्योरिटी। एपीसी लिमिटेड के बाद 300 मिलियन का एक बॉन्ड पड़ा हुआ है अभी, ठीक है, मतलब उन्होंने इशू किया था कुछ साल पहले। 6 साल अभी बचे हुए, इतना पता है हमको कि अभी 6 साल इसके बचे हुए, और 6 साल तक कंपनी को ये बॉन्ड चलाना है। 12% इंटरेस्ट कंपनी देती है उस बॉन्ड के ऊपर, रिमेनिंग टू मैच्योरिटी 6 ईयर्स, ठीक है, अभी 6 साल बचे हुए।
सिंस इंटरेस्ट रेट आर फॉलिंग, इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिर रहा है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम क्यों 12% दे रहे हैं अभी भी बॉन्ड के ऊपर, हमको तो 10% 9% देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर रहा है। जब उस टाइम पे इशू किया था तब मार्केट में 12% चला था, तो लोगों को 12% देते थे। तो अब अचानक से जो जिन्होंने भी बॉन्ड लिया होगा उस टाइम पे, उनको ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि नहीं अभी हम तुमको 10% ही देंगे, वो लोग मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे, वो लोग तो बोलेंगे 12% चेंज नहीं कर सकते इसको, ठीक है, तो ये तो फिक्स रहता है, हर साल उनको 12% देना ही पड़ेगा। तो ये लोग अब इसके लिए ये लालच की वजह से ये लोग सोचते हैं कि कंपनी वाले चलो पुराना बॉन्ड हम लोग रिटर्न कर देते हैं, पूरा पैसा ले लेते हैं, मतलब उनको पूरा पैसा दे देते हैं, उनका रिडेम्पशन वाले बोलते चलो अभी बॉन्ड खत्म, यहाँ पे पूरा पैसा उनको दे देते रिटर्न कर, ठीक है, और नया बॉन्ड इशू कर दो, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखेंगे, तो हमारा जो हर साल 12% जाता है उसकी जगह पे कम जाएगा इंटरेस्ट रेट, जो मार्केट में अभी चल रहा है, ठीक है, ऐसा लोग सोचते हैं। So ABC Limited is contemplating or refunding these bonds with a 300 million issue of 6 years bond carrying a coupon rate of 10%। बोल देखो वही हुआ जो मैं बोल रहा था अभी, कि ये लोग पुराना बॉन्ड रिटर्न कर देंगे और नया बॉन्ड इशू करेंगे मार्केट में, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा, तो कहाँ इनका 12% लगता था इंटरेस्ट, अब 10% लगेगा, तो 2% का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या ये जो पुराने वाले लोग ये लोग मान जाएंगे, हाँ चलो हमारा पैसा रिटर्न कर दो? नहीं मानेंगे ना, इनको कुछ लालच देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, देखो अभी बताता हूँ यहाँ पे, इश्यू कॉस्ट ऑफ द न्यू बॉन्ड विल बी 6 मिलियन, नया बॉन्ड इशू करेंगे तो खर्चा पानी लगेगा 6 मिलियन का, खर्चा खर्चा पानी लगेगा, ठीक है, एंड द कॉल प्रीमियम इज 4%। अब जो बोल रहा है कि जो पुराने वाले बॉन्ड लोग को पैसा दे दे रहे हैं ना हम लोग, तो उनको वो लोग मानेंगे तो नहीं ऐसा, तो हम उनको 4% प्रीमियम पे दे रहे हैं, बोल रहे 300 मिलियन है ना, 300 नहीं, हम तुमको 312 मिलियन, समझ लो एक ही बंदा था जिसने बॉन्ड, सारा बॉन्ड उसी ने खरीदा था, ऐसा मान लो, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग पर्सन लोग होंगे, ठीक है, तो समझ ऐसा मान लो एग्जाम्पल के लिए एक ही बंदा था, तो हम उसको क्या बोलेंगे 300 मिलियन आज ले रहे, खत्म तेरा बॉन्ड, ठीक है, तो वो बोलेगा क्यों 300 मिलियन, तो लालच देंगे 312 ले ले, चल ठीक है, वो तो बोलेगा ना अभी तुम नया इश्यू करोगे उस पर 10% ही इंटरेस्ट रेट दोगे, पहले तो 12% मिलता था तो हमको लॉस होगा, तो बोलेगा नहीं ठीक है तू 312 ले ले, ठीक है, 4% इंटरेस्ट पे प्रीमियम पे ले ले, तो वही 4% प्रीमियम की बात कर रहे हैं। फिर ये वाला अभी ब्रैकेट में डालो, ये वाला भी बताता हूँ मैं, ठीक है, और एबीसी लिमिटेड का मार्जिनल टैक्स रेट है 30%, यू आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज डिफंडिंग बॉन्ड डिसीजन प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूँ, देखो अब जब कभी भी नया बॉन्ड इशू होगा, ठीक है, जब कभी भी नया बॉन्ड इशू होगा तो मेरे पास पैसा आएगा, मैंने जैसे शेयर इशू करते हैं पैसा आता है, वैसे नया बॉन्ड इशू किया तो पैसा आएगा मेरे पास, तो नया बॉन्ड कितने मिलियन का? 300 मिलियन का, तो 300 मिलियन मेरे पास आएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, ये मेरा इन्फ्लो है। पुराना बॉन्ड जाएगा भी, ठीक है, ये कुछ चीजें तो आपको याद ही रहेगी ना, याद क्या रहना, मतलब लॉजिक है, नया बॉन्ड आया 300 मिलियन मेरे पास आ गया, ठीक है, ये बात एग्री हो गया आप लोग। पुराना बॉन्ड जाएगा, 300 मिलियन का बॉन्ड था, तो क्या 300 जाएगा या 12 प्रीमियम भी जाएगा? 300 का 4% एक्स्ट्रा और दे रहे हैं ना, 300 का 4% प्रीमियम भी तो दे रहे हैं उनको, तो 300 भी जाएगा, 12 मिलियन भी जाएगा, टोटल 312 मिलियन का पैसा जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो जब ये 12 मिलियन एक्स्ट्रा जाएगा, ये एक्स्ट्रा जाएगा ना, ये तो चलो कैपिटल से रिड्यूस हो गया, जब ये 12 मिलियन एक्स्ट्रा जाएगा तुम्हारा, तो इसके ऊपर तुम ये तुम्हारे डेबिट में हिट करेगा जाके, और जब 12 मिलियन का पीएनएल में हिट करेगा तो तुम्हारा टैक्स को बेनिफिट मिल जाएगा कि नहीं? तुम्हारा टैक्स उतने से कम हो जाएगा, कितने से कम हो जाएगा? तो 12 मिलियन के ऊपर टैक्स बेनिफिट 30% मिलेगा, 30% का रेट है, तो 12 मिलियन के ऊपर 30% ये टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा 3.6 का। ये बात एग्री कर रहे हो? ये आज ही मिल जाएगा, ये सब जीरो ईयर की बात कर रहा हूँ, आज के दिन अगर मैं रिफंड करता हूँ तो आज के दिन क्या क्या होने वाला है। तो 300 मिलियन तो पहले मेरे जेब से जाएगा, ठीक है, सॉरी 300 मिलियन मेरे जेब में आएगा नया बॉन्ड इशू करने पे, और पुराना बॉन्ड जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, रिफंड कर रहा हूँ, तो 300 मिलियन मेरे जेब से आएगा, 12 मिलियन और एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि मैं लोगों को लालच दे रहा हूँ कि 4% प्रीमियम भी ले लो, चलो आज लेके जाओ, पूरा खत्म करो, कहानी खत्म करो, हमको आगे तक बात नहीं करनी, ठीक है। तो ये 312 मेरे जाएगा, 300 तो चलो कैपिटल था, और 12 मिलियन तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना, तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो पीएनएल डेबिट साइड में डालूंगा कि मैंने एक्स्ट्रा पैसा दिया, गवर्नमेंट से डिडक्शन मांगूंगा तो गवर्नमेंट डिडक्शन देगा। अब जो मेरा नेट प्रॉफिट है 12 मिलियन से कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो मेरा उतना टैक्स भी बच जाएगा, तो 12 मिलियन आने की वजह से डेबिट साइड में, पीएनएल के डेबिट साइड में बैठने की वजह से कितना टैक्स का बेनिफिट हो गया? तो 12 के ऊपर 30%, 3.6 का बेनिफिट हो गया, तो बॉन्ड रिफंड करने के चक्कर में 3.6 का टैक्स बेनिफिट मिला, टैक्स बेनिफिट, ठीक है, ये बात समझ में आती है? यस सर, ये सब बात समझ में आती है। अब देखो, अब एक और बात बताने जा रहा हूँ, देखो मैंने ये बॉन्ड बॉन्ड रिफंड करने का मेरा मेन पर्पस क्या था, मेरा मेन पर्पस क्या था? मेरा पहले 12% इंटरेस्ट लगता था हर साल, 300 मिलियन के ऊपर मुझे 12% इंटरेस्ट देना पड़ता था, ठीक है, लेकिन अब क्या करूंगा, 300 मिलियन के ऊपर 10% ही इंटरेस्ट दूंगा, क्योंकि अब जो नया बॉन्ड आ रहा है उसमें मैं 10% ही इंटरेस्ट कोट कर रहा हूँ, देखो ना यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे, ये देखो, कैरिंग कूपन रेट ऑफ 10%, जो पहले था उसका 12% कूपन रेट था, ठीक है, तो अब तो मुझे 10% ही देना पड़ेगा। तो देखो पहले पहले इससे पहले, आज से पहले जब मैं पहला वाला पुराना वाला बॉन्ड था, तो इसके ऊपर 300 मिलियन के ऊपर 12% हर साल मेरा इंटरेस्ट जाता था, मतलब ₹36 मिलियन का मेरा इंटरेस्ट जाता था, लेकिन अब जो नया बॉन्ड आया तो उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट कितना जाएगा,
सिर्फ ₹30 मिलियन का, ठीक है। तो मेरा नेट बेनिफिट ₹6 का, लेकिन ₹6 का बेनिफिट नहीं आपका। देखो ध्यान से देखो, जब पीएनएल डेबिट साइड में जाता था ना, ये 36 मिलियन पहले वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओल्ड बात कर रहा हूँ। 36 मिलियन जाता था पीएनएल डेबिट साइड में इंटरेस्ट तुम्हारा, तो इससे तुम्हारा नेट प्रॉफिट कम हो जाता था, तो टैक्स उतना कम लगता था, तो 36 मिलियन पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता था। कितना टैक्स बेनिफिट मिलता था? 36 मिलियन का 30%, तो 10.8 तो नेट बेनिफिट मिल गया, टैक्स का बेनिफिट मिल गया। तो नेट इंटरेस्ट आपको लगता कितना था? आपको जेब से नेट बेनिफिट टैक्स नेट इंटरेस्ट जाता कितना था? सिर्फ 25.2 जाता था, ठीक है, 25.2 जाता था। और अब मेरा 30 मिलियन जा रहा है, 30 मिलियन जा रहा है, बट 30 मिलियन नहीं, इसके ऊपर भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा ही ना। पहले पहले तुम क्या करते थे ओल्ड में? 36 मिलियन तुम्हारा इंटरेस्ट जाता था पीएनएल डेबिट में, अब पीएनएल डेबिट में सिर्फ 30 मिलियन का इंटरेस्ट जाएगा। तो 30 मिलियन जाने की वजह से तुम्हारा टैक्स कम हो जाएगा। कितना कम होगा? 30 का 30%, ठीक है, 30% मतलब 3। तो तुम्हारा नेट जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 21 लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कंपेयर करो, तुम्हारा पहले इंटरेस्ट 25.2 लगता था, नया बॉन्ड आने की वजह से इंटरेस्ट 21 लगेगा, तो तुमको नेट बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिट होगा बताओ? 4.2 मिलियन, 4.2 मिलियन का बेनिफिट हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात तो समझ में आई ना आप लोग को? अब देखो सिंपल, अब यहाँ पे भी मैं कर सकता था, देखो यहाँ पे 36 मिलियन लगता था और 30 लग रहा है, तो 6 मिलियन अब मुझे क्या लग रहा है? मेरा 6 मिलियन मेरा नेट बेनिफिट हो रहा है इंटरेस्ट में, ठीक है। बट नेट ऑफ टैक्स देखो -30% कर दो, तो ये भी तुम्हारा 4.2 ही आएगा, ठीक है, ये भी तुम्हारा 4.2 आएगा। तो मैं ऐसे ये डिटेल में मैं आपको समझाता कि ये ज्यादा अच्छे समझ में क्लियर है, ठीक है। तो ये 4.2 मिलियन तो हर साल की बात हो गई, हर साल मेरा 4.2 मिलियन बचेगा, तो 6 साल तक मेरा, क्योंकि 6 साल का बॉन्ड है ना, 6 साल का पुराना बाकी था, 6 साल ही बाकी था, तो नया जो बॉन्ड इश्यू का सिर्फ 6 साल के लिए किया, तो हर साल मेरा 4.2 मिलियन मेरा टैक्स से होगा, सॉरी इंटरेस्ट का सेविंग होगा। तो मैं तो आज बैठ रहा हूँ जीरो ईयर में, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या इनफ्लो क्या आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये 4.2 हर 6 साल के इनफ्लो को ऐड नहीं करना चाहिए? ये 4.2 हर साल बचेगा ना भाई, आज थोड़ी बचेगा, ये सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट दोगे तो इतना बचेगा। सेकंड ईयर भी 300 पे 12% देना पड़ता था, सेकंड ईयर भी 300 पे 10% ही देना पड़ेगा, तो ऐसा तो 6 साल तक होगा। एक बात समझ में आ रही है? तो मुझे इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का सेविंग हो गया, यही तो मेरी लालच थी, इसी के लिए मैंने बॉन्ड को रिफंड करवाया था, ठीक है। तो अब कौन से रेट से सर पुल करना है? तो जो नया बॉन्ड का रेट है उससे पुल करना पड़ेगा। तो नया बॉन्ड का रेट तो 10% है, बट नेट ऑफ टैक्स करोगे तो लेस 30% कर दो, तो नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट रेट इज 7%, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 7% है, ठीक है। तो इसको 7% से पुल करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पुल करके रखा है, देखो हर साल तुम्हारा 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 6 साल तक तुम्हारा क्या होगा? सेविंग होगा। तो इसका आज का वैल्यू मुझे बताओ कितना होगा? तो इसको मैंने पुल किया 7% पे, तो आएगा 20.02, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हो गया, चलो यहाँ पे लिख लो 20.02 का एक बेनिफिट हो गया मुझे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती? चलो इतनी बात समझ में आती। अब देखो एक और बात थी, मैंने देखो ओल्ड बॉन्ड जब नया बॉन्ड जब मैंने इशू किया 300 का, तो क्या मुझे इशू कॉस्ट भी लगा? हाँ सर इशू कॉस्ट लगा, तो तुम्हारा 6 मिलियन का और कॉस्ट नहीं लग गया? एक सेकंड, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे मैं इनफ्लो आउटफ्लो लिखते जा रहा हूँ, फिर ऊपर अच्छे से समझा दो, ऊपर भी लिखा हुआ है। तो देखो, एक तो जब नया बॉन्ड इशू किया तो 300 मिलियन मुझे मिला, बट इशू करने का इशू कॉस्ट भी लगा 6 मिलियन का, 6 मिलियन का इशू कॉस्ट लगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 मिलियन माइनस तो कर दिया, ठीक है। बट ये कॉस्ट का मुझे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलता है? गवर्नमेंट बोलता है कि ये 6 मिलियन का जो कॉस्ट है, दिस पर्टेन्स टू इशू ऑफ न्यू बॉन्ड। 6 मिलियन का जो कॉस्ट है ये नया बॉन्ड इशू करने की वजह से ही तो लग रहा है। तो हाँ हम बोले हाँ ठीक है, तो हमने क्या किया, पीएनएल डेबिट साइड में 6 मिलियन यहाँ पे माइनस कर दिया। तो गवर्नमेंट ने दिया मेरे को, बोला ये पागल है क्या, मतलब 6 मिलियन कैसे तू डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में माइनस कर सकता है? तू 6 साल का तेरा बॉन्ड है ना, तो 6 मिलियन को हर साल तू एक एक मिलियन माइनस कर, तेरे को एक साथ यहाँ पे 6 मिलियन माइनस नहीं करने मिलेगा, नहीं तो तेरा प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा कम आ जाएगा। तो गवर्नमेंट बोला कि तेरा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या है? 6 ईयर्स, तो तू हर साल यहाँ पे एक एक मिलियन माइनस कर, पीएनएल डेबिट साइड में एक एक मिलियन डाल, ये फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, सिक्स ईयर में, हर साल एक एक मिलियन मुझे माइनस करने देगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो 1 मिलियन भी चलो माइनस करने दिया मुझे, एक मिलियन माइनस करने दिया, तो हर साल 1 मिलियन माइनस करने देगा मुझे कॉस्ट। तो मेरा नेट प्रॉफिट 1 मिलियन से कम हो जाएगा, तो मेरे को टैक्स भी मेरा उतने से कम हो जाएगा। तो कितने से कम होगा टैक्स? तो 1 मिलियन के ऊपर 30% टैक्स लगता था, ठीक है। जो 0.3 मिलियन का मुझे हर साल बेनिफिट होगा, 0.3 मिलियन का ये मुझे टैक्स सेविंग मिल जाएगा, ठीक है, ये इशू कॉस्ट के ऊपर। तो देखो इसको भी पुल करना पड़ेगा हर साल के 0.3 को,
6 साल तक मिलेगा ना इसका बेनिफिट भी इश्यू कॉस्ट का। तो इश्यू कॉस्ट तो मैंने डाल दिया, बट ये 0.3 उसको भी पुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 0.3 को पुल किया हुआ, ये 6 साल का 0.3 0.3 0.3 करके आपको बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स बेनिफिट। तो इसको भी 7% से अगर आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे तो 1.42 आएगा, ठीक है। तो एक और बेनिफिट हुआ 1.42, ठीक है। तो अभी तक आपको ये बात समझ में आई कि अभी जेब से पैसा, अभी जेब में पैसा आएगा 300 मिलियन नया बॉन्ड इश्यू करने पे, और 312 जाएगा, ठीक है, 312 जाएगा, और ये 12 जो एक्स्ट्रा गया है उसके ऊपर 3.6 का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। और मैंने ये लालच जो किया इंटरेस्ट बचाने के लिए, तो इंटरेस्ट 4.2 करके बचेगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू 20.2 है। नया बॉन्ड इश्यू का तो 6 मिलियन का कॉस्ट भी लग गया मेरा, बट उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलेगा हर साल, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया तो 1.42 आ गया। इतनी बात से एग्री करते तो मुझे बताओ, 95% बॉन्ड रिफंडिंग का क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया, ठीक है। अब इतनी बात समझ आ गई। अब देखो ये मैं आपको यहाँ पे कलर करा दे रहा हूँ, देखो 6 मिलियन का इश्यू कॉस्ट लगा था, ठीक है, 6 मिलियन का मेरा इश्यू कॉस्ट लगा। नया बॉन्ड मैंने इश्यू किया तो 300 मिलियन मेरे पास आया, और 312 मिलियन गया, ठीक है, 312 मिलियन गया, 300 आया, 312 गया, और ये 12 के ऊपर टैक्स बेनिफिट भी मिल गया, तो मेरा इन्फ्लो ये 3.6 मिलियन का टैक्स बेनिफिट मिल गया। अब मैंने ये लालच क्यों दिखा था, इंटरेस्ट क्यों से, तो इंटरेस्ट का मेरा सेविंग हो गया, इंटरेस्ट का मैंने सेविंग यहाँ पे डाल दिया 20.2, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो मेरा 6 मिलियन का एक्स्ट्रा जो कॉस्ट लगा है, तो कॉस्ट यहाँ पे जो लगा है इसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, 6 ईयर्स में मिलेगा, तो 0.03 करके मिलेगा, इसका परसेंटेज 1.42। तो इसकी इतने बात से आप लोग एग्री हो। चलो सर, इतने बात से हम लोग एग्री, इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमने यहाँ पे छोड़ के रखा था, ₹9 million being the unamortized portion of issue cost of old bonds can be written off no sooner the old bonds are called off, ठीक है। देखो अब देखो इंग्लिश में क्या बोला, हिंदी में समझाता हूँ। देखो इतने हार्ड इंग्लिश लिखते ना लोग, सिंपल। आज आपने बॉन्ड इश्यू किया तो आपको 6 मिलियन का इश्यू कॉस्ट लगा कि नहीं लगा, इश्यू कॉस्ट लगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, 1-1 मिलियन हर साल माइनस करने मिलेगा, एक साथ पूरा 6 मिलियन माइनस करने नहीं मिलेगा, ठीक है। इतनी बात आप एग्री करते हो। तो ऐसा सर पुराना जो बॉन्ड जो इश्यू किया होगा, जो 300 मिलियन वाला बॉन्ड है ना पुराना जो रिफंड कर रहे हैं, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ रहेगा, उसका भी कुछ कॉस्ट लगा होगा इश्यू कॉस्ट, उसको भी आप हर साल माइनस करने मिला होगा, उसके ऊपर भी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एक साथ तो पूरा माइनस करना नहीं मिला होगा, हाँ बराबर सर, एक साथ माइनस नहीं मिला। वही इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस बॉन्ड से रिलेटेड 9 मिलियन का कॉस्ट अनअमोर्टाइज पोर्शन अभी तक पड़ा हुआ है। देखो अनअमोर्टाइज पोर्शन ऑफ इश्यू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स कैन बी रिटर्न ऑफ नो सूनर द ओल्ड बॉन्ड्स आर कॉल्ड ऑफ। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि उस बॉन्ड से रिलेटेड 9 मिलियन का खर्चा आज अभी भी आपका बचा हुआ जो ओवर द पीरियड 6 ईयर्स में मिलने वाला था, ठीक है। हुआ होगा 20 मिलियन 30 मिलियन, जितना खर्चा हुआ रहेगा मुझे नहीं पता, ठीक है। वो लोग बता रहे आज ये पीरियड ऑफ टाइम पे आज की बात कर रहे हैं कि अभी 6 साल बचा है उस बॉन्ड को, ठीक है। तो आपका 9 मिलियन का कॉस्ट भी बचा हुआ जो जो आपको अमोर्टाइज करना बाकी रह गया, ठीक है, 6 साल तक, बट अब वो बॉन्ड ही नहीं रहा। तो गवर्नमेंट तो यही स्टाइल मार रहा था ना कि भाई तेरा बॉन्ड 6 साल का है तो तेरे को ये 6 साल में टुकड़ों मिलेगा। मैं बोलूंगा यार मेरा पुराना बॉन्ड चला गया, ये जो नया वाला 6 मिलियन का कॉस्ट है इसका आप दो 6 साल तक काट काट के, ठीक है, 1-1 मिलियन करके आप दो मेरे को टैक्स बेनिफिट। लेकिन जो पुराना बॉन्ड चला गया उसका 9 मिलियन की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को मैं ऐसा उड़ा रहा हूँ उसके 9 मिलियन की बात कर रहा हूँ। वो बॉन्ड तो अब रहा ही नहीं, तो उसका टैक्स बेनिफिट आज ही दे दो ना सर। तो गवर्नमेंट ही बोला हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, तेरा बॉन्ड तो चला गया, तो एक काम कर, 9 मिलियन का तेरा कॉस्ट था ना, 9 मिलियन का कॉस्ट है, तो उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट तेरे को कितना मिलना चाहिए, 30%, ठीक है। तो कितना 2.7 मिलियन का टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। बोला हाँ चल ले ले, आज पूरा का पूरा टैक्स बेनिफिट आज तू ले ले, ठीक है। तो मैंने बोला ओके अच्छी बात है, थैंक यू सर। तो 2.7 मिलियन का मेरे को बेनिफिट हो गया, ठीक है। बट मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, इसका तो ऑलरेडी कैलकुलेशन उस टाइम पे मैंने कर लिया होगा, मैं ये थिंकिंग करूंगा अभी देखो बॉन्ड रिफंडिंग का मैं डिसीजन ले रहा हूँ ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं नहीं करता, इस बॉन्ड को रिफंड नहीं करता, तो ये 9 मिलियन का जो टैक्स बेनिफिट है 30% अभी कभी मिल जाता क्या, नहीं मिलता, अभी कभी नहीं मिल पाता था। 2.7 जो मिलियन आज मिला ना, 9 मिलियन तो कॉस्ट है, उसका 30% टैक्स बेनिफिट 2.7 मिलियन अभी कभी मिल जाता क्या, नहीं मिलता। तो सर कितना मिलता, तो ऐसा मिलता ना 2.7 जो है टैक्स बेनिफिट, वो देखो गवर्नमेंट ये 9 मिलियन को क्या बोलती थी, हर साल पीएनएल में 6 साल तक डाल, कितना कितना डाल, 9/6। तो गवर्नमेंट बोलती थी 1.5 मिलियन ऐसा करके डाल, तो मैं 1.5 मिलियन के ऊपर टैक्स बेनिफिट देता था, 1.5 के ऊपर 30% टैक्स बेनिफिट, दैट इज 0.45। तो गवर्नमेंट मेरे को 0.45 मतलब ये 2.7 कर लोगा, जो टोटल टैक्स बेनिफिट आज मिल रहा है वो 6 साल में मिलता था 0.45 करके, ठीक है। तो इसका मैं प्रेजेंट वैल्यू चेक करूंगा अभी, ठीक है। कि अगर ध्यान से देखो, अगर ये बॉन्ड रिफंड नहीं होता, अगर ये बॉन्ड रिफंड नहीं होता, तो 9 मिलियन का जो 30% का टैक्स बेनिफिट है 2.7 मिलियन का,
वो टुकड़ों में मिलता था 6 साल में, 0.45, 0.45, 0.45 ऐसे कर करके, ठीक है। ये सबको आप ऐड करोगे तो 2.7 ही आएगा। तो 6 साल में मिलता था ना, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होता था, आज देखो 2.14 हो रहा है, इसका प्रेजेंट वैल्यू 2.14 हो रहा है। बट बिकॉज ऑफ रिफंडिंग दिस बॉन्ड, गवर्नमेंट इज गिविंग मी होल फुल बेनिफिट एट इट सेल्फ टूडे, मुझे आज ही पूरा 9 मिलियन का 31 2.7 मिलियन का बेनिफिट दे रही है। तो अगर रिफंड नहीं होता तो कितना बेनिफिट मिलता है, 2.14 ही मिलता था। ये जो बेनिफिट हुआ ना 0.56 का, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफंडिंग दिस बॉन्ड। अगर देखो हिंदी में बता रहा हूँ मैं, अगर ये बेनिफिट कब अक्रू हो रहा है, कब अक्रू अराइज हो रहा है ये बेनिफिट, तब जब मैं रिफंड कर रहा हूँ। अगर मैं रिफंड नहीं करता, चलो ये ताम झाम हम सब कुछ छोड़ो, रिफंड नहीं करता था, तो सीधा साधा जो चल रहा था वही चल रहा था। 9 मिलियन का जो हर साल पीएनएल में कितना जाता था, मुझे टैक्स बेनिफिट हर साल सिर्फ 0.45 0.45 0.45 का 6 साल में मिलता था, ठीक है। तो उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू देखो कि आज उसकी वैल्यू कितनी है, आज उसकी वैल्यू 2.14 है, मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आके देखा, तो 2.14 की जगह पे मुझे 2.7 का बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट। कोई ये ना ये सिर्फ ना इंटरेस्ट, ये प्रेजेंट वैल्यू के खेल की वजह से ये अपने को बेनिफिट हो जा रहा है 0.5 का। जो बेनिफिट आगे 6 साल में मिलना था वो आज ही मिले, सोचो ना, जो पैसा तुमको 1,000 रुपया बाद में मिलने वाला है 10 साल के बाद, वो आज ही मिल गया। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू तो आज कुछ और ही है, 1,000 रुपया तुमको पूरा मिल गया, बट वो 10 साल के बाद मिल जाता तो उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर खींच के लेगा तो कुछ और ही होता है, कम ही होगा ना, सिंपल सी बात है। आज का 1 रुपया कल के बाद, कल कुछ दिनों के बाद 10 रुपया होने वाला है, ठीक है। तो 10 रुपया का प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपया, बट आज ही तुमको 10 रुपया मिल गया, ज्यादा से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंट वैल्यू कभी भी कम होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू 2.14 है और तुमको मिल रहा है 2.7, तो 0.56 तुमको एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ, ये 0.56 यहाँ पे लेना है, कंसिडर करना है। इंक्रीमेंटल चीजें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बॉन्ड रिफंडिंग होने की वजह से क्या एक्स्ट्रा हो रहा है। तो देखो बॉन्ड रिफंडिंग हो रहा है, तो मेरा 300 आ रहा है, 312 जा रहा है, इतनी बात समझ में आती है, ये क्लियर है। 12 के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिल रहा है 3.6 का, ये बात समझ में आती है, सर। नया इशू कॉस्ट लग गया 6 मिलियन का, इशू कॉस्ट का जैसे ही कॉस्ट डाला वैसे उसका टैक्स बेनिफिट का सोचो, कभी भी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है ना, फटक से टैक्स बेनिफिट का सोचा करो। कोई भी क्वेश्चन बॉन्ड रिफंडिंग आना तो आप ये दिमाग माइंडसेट से करोगे ना, आपका कभी गलत नहीं होगा। जहां भी लग रहा है ना कॉस्ट आया, नया कॉस्ट आया, तो टैक्स बेनिफिट का सोचने लग जाना, क्योंकि कॉस्ट जाता है पीएनएल डेबिट में, और पीएनएल डेबिट में जैसे ही जाता है प्रॉफिट कम कर देता है, प्रॉफिट कम कर देता है। तो समझो ना, पहले प्रॉफिट 100 रुपया था, 6 रुपया का कॉस्ट नहीं लगा, ठीक है। तो 100 के ऊपर गवर्नमेंट 30% टैक्स मांग रही है, 30 रुपया मांग रही है, ठीक है। जैसे मैंने 6 का कॉस्ट डाल दिया तो प्रॉफिट तो 94 हो गया, अब 94 के ऊपर टैक्स निकालो, तो 94 के ऊपर 30%, मेरा टैक्स 28.2 लग रहा है, जो कि पहले 30 लग रहा था, तो 1.8 का बेनिफिट है। 1.8 का बेनिफिट है क्या दोस्त, 6 मिलियन का जो कॉस्ट डाला इंटू 30%, 1.8 वही तो है, 6 का 30%। ये बता रहा हूँ आपको टैक्स बेनिफिट क्या होता है, ये सब नॉर्मल छोटी मोटी चीज है, ठीक है। ये बात होगी डन। तो 0.56 का एक और मेरा बेनिफिट आ गया, जो मेरा बिकॉज ऑफ अनअमोर्टाइज पोर्शन की वजह से हुआ। तो अब मैं अगर देखूं, तो मैं अगर बॉन्ड रिफंड कर रहा हूं तो इतने सारे इन्फ्लो आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, इतने सारे इन्फ्लो आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, हाँ, इतने सारे इन्फ्लो आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। तो टोटल इन्फ्लो इज 325.6, ठीक है, टोटल इन्फ्लो 325.6 है, एंड आउटफ्लो 6 एंड 312, 318 का आउटफ्लो है। तो नेट अगर मैं देखूं 325.6 माइनस 318, तो 7.6 का मेरा नेट इन्फ्लो है, बेनिफिट है मुझे नेट। तो 7.6 मिलियन क्या होना चाहिए, बेनिफिट है, तो क्या बॉन्ड रिफंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अरे होना चाहिए, मैंने कुछ उल्टा बोला क्या, हाँ तो फिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं, होना चाहिए, क्योंकि 7.6 का बेनिफिट हो रहा है ना। तो बेनिफिट जहाँ बेनिफिट वहां पे, जहाँ फुकट वहां प्रोकट, ठीक है। तो चलो दिस डन, अब समझ गया होगा आपको बेनिफिट बॉन्ड रिफंडिंग एकदम अच्छे से, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं, आरबीआई सोल्ड 90, देखो आरबीआई सोल्ड 91 डे टी बिल ऑफ फेस वैल्यू 100 एट एन यील्ड ऑफ 6%, व्हाट वाज द इशू प्राइस। देखो कभी भी ये गवर्नमेंट लोग जो टी बिल इशू करते हैं ना, ये बिल जो भी, उसके ऊपर वो कभी भी डिस्काउंट पे इशू होता है, ठीक है, वो कभी भी डिस्काउंट पे इशू होता है। तो वो लोग इंटरेस्ट नहीं देते आपको। आप देखो सिंपल सी बात है, आप अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो ना, मतलब बॉन्ड में 100 रुपया डाल रहे हो ना, तो आप सोचोगे 6% के हिसाब से मेरे को 106 रुपया, मतलब मुझे 6 रुपया कमाना है, तो 6 रुपया इंटरेस्ट मिल जाएगा पूरे ड्यूरिंग द ईयर में, 100 रुपया लास्ट में एट द एंड मिल जाएगा, ठीक है। तो 106 रुपया आपके जेब में आ गया। बट ये लोग टी बिल इशू करते हैं, ये लोग उल्टा गेम खेलते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है, आपको 6 रुपया कमाना है ना, तो आप 94 ही रुपीज दो, समझ रहे हो, बोलेंगे आप 94 ही रुपीज दो, ऑटोमेटिक 6 रुपया कमा लिए, क्योंकि एट द एंड ये लोग आपको पूरा पैसा देने वाला है, रिफंड फेस वैल्यू पूरा करने वाले, फेस वैल्यू 100 है ना, तो डिस्काउंट पे इशू कर देंगे, बोलेंगे 94 ही दो, 6 रुपया आपने पहले ही कमा लिया, ये लोग अपने जैसे पैसा नहीं देने वाले आपको।
आप उनको कम पैसा दो, सिंपल, फिर एट द एंड में आपको 100 रुपया दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा ही लोग करते हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि इश्यू प्राइस क्या होगा, फेस वैल्यू 100 रुपया है और तुमको 6% कमाना है, और ये 91 डेज का ही है। तो मुझे एक बात बताओ, 6% तो पूरे साल का है, तो अगर 91 डेज तक मैं होल्ड करूंगा तो मुझे कमाना कितना है, मुझे एक बात बताओ। 6% का 91 डेज के लिए कितना होगा, 6% इज फॉर 365 डेज, तो 91 डेज के लिए कितना होगा, 1.4958, ठीक है। तो अगर मैं आज 1 रुपया डालता हूँ, आज मैं 1 रुपया डालता हूँ, तो मुझे आफ्टर 91 डेज 1+4958%, मतलब 1.014958, मेरा 1 रुपया आफ्टर 91 डेज 1.014958 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मेरी चाहत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलता है तेरा ये 100 रुपया है, तेरा 1.014958 है, तो हाँ, तो 1 रुपया क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब तुझे एंड में हम लोग 100 रुपया देंगे, तो दिस इज तेरा 1.014958, तो 1 रुपया कितना। तो तू गवर्नमेंट बोला आज तू मुझे 98.5262 ही दे। देखो ना, गवर्नमेंट बोल रहा है मुझे आज तू मुझे 98.5262 ही दे। अब तू चाह रहा था 6% कमाना, तू चाह रहा था ना 6% कमाना, तो कमा ले। इसके ऊपर 6% इंटू 91 डिवाइड बाई 365 डेज करो। 98.5262 के ऊपर 6% इंटू 91 डिवाइड बाई 365 कितना होता है, 1.4738, इतना होता है, ठीक है। अब देखो, गवर्नमेंट तुमको 91 डेज के बाद 100 रुपया दे रही है, गवर्नमेंट तुमको 91 डेज के बाद 100 रुपया रिटर्न कर रही है, ठीक है। तुमने दिया था गवर्नमेंट को 98.5262 ही दिया था, यही इश्यू प्राइस है ना। तुमने गवर्नमेंट को दिया था 98.5262, तो तुम कमा कितना लिया, 100 - 98.5262, तुमने कमा लिया 1.4738। तो यही तो तुमको कमाना था। अरे यही तो तुमको कमाना था। देखो ना, यहीं पे तू बोल रहे हो 98.562 तुमने गवर्नमेंट को दिया, तो उसके ऊपर 6% 91 डेज के लिए तुमको कमाना है 1.4738, ठीक है। तो तुमने आज दिया गवर्नमेंट को 98.5262, गवर्नमेंट तुमको रिटर्न कर रही है 100 रुपया, तो तुमने दिया था 98.5262 और 100 रुपया गवर्नमेंट तुमको, तुमने कमा लिया ना 1.4738, तो ये 1.4738 ही तो कमा था। आगे तुम्हारा यील्ड हो गया 6%। तो यहाँ पे उल्टा गवर्नमेंट उल्टा गेम खेलती है। तो गवर्नमेंट होती है हम तुमको कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इंटरेस्ट देने वाला नहीं, जीरो कूपन बॉन्ड के जैसा हो गया है कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ड्यूरिंग द पीरियड। आप अपना इंटरेस्ट काट के पैसा दो मुझे, तो मेरा इंटरेस्ट मैं काट लेता हूँ। देखो, गवर्नमेंट तुमको पता है एंड में कितना पैसा मिलेगा, एंड में तो फेस वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो जो फेस वैल्यू एंड में मिलने वाला ना, वही तुम्हारा टोटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ है। ऐसा मान लो, समझ लो 1 साल के लिए होता ना, समझ लो ये 91 डेज नहीं, 1 साल के लिए होता। तो मैं ऐसा मान लूंगा जो गवर्नमेंट मुझे 100 रुपया देने वाली है ना, वो 106% है, मतलब इंक्लूसिव ऑफ मेरा इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब ऐड करके। तो 100% कितना, तो 100% कितना, तो 100 / 106%, तो 94। गवर्नमेंट में से आज इतना ही मांगेगी 94.3, और एंड में मुझे 100 रुपया दे देंगे, तो मेरा ऑलरेडी मैंने कमा लिया, ठीक है। इतना डीप में बताया अभी ये एक लाइन का क्वेश्चन आपको लगता है इतना डीप में समझना चाहिए, हाँ समझना चाहिए। अरे ये नहीं समझेगा तो लोग फॉर्मूला ही इसमें घुमाते रह जाते हैं, फॉर्मूला देख के भी नहीं समझ में आता सोल्यूशन। तो इसके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, ये ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब एक और क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो, जेड कंपनी लिमिटेड क्या बोल रहा है, इशूड कमर्शियल पेपर वर्थ ₹10 करोड़, ये भी ऐसे ही, हाँ कमर्शियल पेपर भी ऐसे होता है, डिस्काउंट पे इशू होता है। अब ये लोग बोल रहा है डेट ऑफ इशू 16 एंड 17 अप्रैल, तो 91 डेज है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपको चाहिए 12.04%, ठीक है। तो ये आपको एंड में 10 करोड़ देने वाला है, जो कमर्शियल पेपर का वैल्यू है ना, फेस वैल्यू, वही आपको एंड में मिलेगा। तो ये 10 करोड़ देने वाला है, और बोल रहा है इशू प्राइस बता दो आज कितने पे इशू करे ये लोग, ठीक है। तो सिंपल, मुझे 12.04% कमाना है पूरे साल भर में, बट 91 डेज का ये, तो 91 डेज में कितना कमाना है, 3.002%। तो मेरा 1 रुपया 91 डेज के बाद 1.0302 हो जाएगा, देखो 1 प्लस ये कर दो 3.002%, तो आ जाएगा 1.03। अब मुझे एंड में 10 करोड़ मिलने वाला, तो ये 10 करोड़ ही मेरा 1.03302 है। तो 1 रुपया कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 9.70854। तो देखो, आज मैं कमर्शियल पेपर इशू करूंगा, तो मतलब जो लोग सामने वाले लोग हैं वो लोग कमर्शियल पेपर इशू करेंगे, तो मुझे मैं उनको 9.70854 इतना ही पैसा दूंगा, ठीक है। इशू प्राइस पूछा था ना, तो ये इशू प्राइस रहेगा, यही इशू प्राइस रहेगा, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर कमाना है कितना परसेंट, 12.04%, ठीक है, 91 डेज के लिए इंटू 360 डेज है क्या, 365 डेज, ठीक है। कुछ नहीं बोला तो 365 लेंगे ना। तो 9.70854 के ऊपर 12.04% इंटू 91 डिवाइड बाई 365, तो ये इंटरेस्ट होता है 0.2914 करोड़, ठीक है। तो देखो, मैंने उनको दिया कितना 9.70854, मुझे एंड में वो दे कितना रहे 10, तो माइनस कर दो 10 - 9.70854, तो 0.2914 ही था, यही तो मेरा इंटरेस्ट मैंने कमाना था।
यही मुझे कमाना था, ये मैं कमा लिया क्योंकि मैंने दिया उनको इतना, एंड में उन्होंने ज्यादा दिया। तो ये लोग बोलते हैं आप मुझे आज ही डिस्काउंट में पैसा दे दो, काट के अपना इंटरेस्ट दे दो। तो ऐसा हम लोग मानने का कि जो इंटरेस्ट जो हमको कमाना है ना, वो एंड में जो पैसा मिल रहा है ना, वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल है। तो जो 10 करोड़ मिलने वाला है ना, ये 10 करोड़ कहाँ गया, हाँ ये जो 10 करोड़ मिलने वाला था, ये 10 करोड़, ये तुम्हारा 1+ ये परसेंटेज है, ठीक है। अगर ये 1 साल की बात होती है तो ये आपका 1+12%, मतलब 112.04% है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन डन, 30 क्वेश्चन डन हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। वंडरलैंड लिमिटेड हैज एक्सेस ऑफ 20 लाख, बहुत पैसा पड़ा हुआ है, एक्सेस है 20 लाख पड़ा हुआ है, विच इट वांट्स टू इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और खर्चा लग जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के टाइम में 50,000 का इसका खर्चा लग जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटीज इन्वेस्टेड विल हैव एनुअल यील्ड ऑफ 9%, मतलब जहां भी इन्वेस्ट करेगा ना जो भी सिक्योरिटी में, उससे इसको 9% का अर्निंग होगा। बट इसको कमाना कितना है, देखो द कंपनी सीक्स योर एडवाइस एज द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सो एज टू अर्न प्री टैक्स इनकम, टैक्स के बाद की नहीं बात करें, प्री टैक्स इनकम 5%, कंपनी को 5% ही कमाना है। तो कंपनी का रिक्वायर्ड देख लेते हैं रिटर्न क्या है, रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब कितना अमाउंट कमाना है, 20 लाख कंपनी के पास पड़ा हुआ, उसके ऊपर 5% कमाना है, तो कंपनी को 1 लाख ही रुपया कमाना है, ठीक है। प्लस कंपनी का खर्चा भी तो लग रहा है 50,000 का, तो कंपनी को टोटल कमाना है 1.5 लाख, अपना खर्चा भी तो रिकवर करेगी ना, तो कंपनी को कमाना है 1.5 लाख। और जो जहां भी ये इन्वेस्ट करेगी, वो जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, वो शेयर्स जो है वो 9% कमा के दे रहा है, सिक्योरिटीज 9% कमा के दे रहा है, ठीक है। तो शेयर से ये लोग कमा लेंगे 20 लाख का 9%, 1,80,000, ठीक है। बट इनको 1,80,000 12 महीने में वो कमाएंगे, ठीक है। 1,80,000 जो है 12 महीने में 9% पर रहने में ना, 12 महीने में कमाएंगे। बट मुझे 180 नहीं कमाना है दोस्त, मुझे तो 1,50,000 ही कमाना है। तो 1,50,000 के लिए मुझे कितना मंथ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 1,80,000 इज फॉर 12 मंथ, तो 1,50,000 कितना 10 मंथ, मुझे 10 मंथ ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये 20,000 को कहा गया, सॉरी 20 लाख को मैं अगर ये पूछा था ना, सिक्स और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, तो अगर ये मैं 20 लाख को इन्वेस्ट करता हूँ ओनली फॉर 10 मंथ, तो देखो 20 लाख को इन्वेस्ट करो, चलो 20 लाख को इन्वेस्ट करो एट द रेट 9%, क्योंकि यील्ड 9% का, ठीक है। 9% फॉर 10 मंथ, तो कितना आ रहा है, ये तो अच्छी सी बात है, इंटू 10/20 यार है 1,50,000 यार है। कमाना कितना था, 1,50,000 तो कमाना, अरे घुमा घुमा के तुमको इधर उधर बता रहा हूँ मैं। देखो अर्निंग रिक्वायर्ड कितना 1 लाख है, और 50,000 खर्चा, तो 1.5 लाख खर्चा, 1.5 लाख टोटल कमाना है। और बट सिक्योरिटी कमा के देती है पूरे साल भर में 1,80,000, पूरे साल भर में 1,80,000 कमा के देती है ना, मुझे पूरा साल भर रखना ही नहीं, मुझे कमाना ही 1.5 लाख है, तो मुझे कितना रखना पड़ेगा, 10 महीने रखना पड़ेगा, ठीक है। द मिनिमम पीरियड फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन इट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ओवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बोल रहा है कि ब्रेक इवन बता दो। ब्रेक इवन मतलब मुझे 1 लाख तो छोड़ो, जितना मेरा खर्चा लग रहा है उतना ही मैं रिकवर कर पाऊँ, मतलब मुझे सिर्फ 50,000 ही कमाना है, मतलब जितना मेरा खर्चा लगा उतना ही रिकवर हो जाए, तो मेरे को मिनिमम पीरियड कितना रखना पड़ेगा, समझ रहे हो, मतलब समझो कि कंपनी के पास टाइम ही नहीं, पैसे की जरूरत पड़ गई अचानक, ठीक है। तो कंपनी एक माइंड में रखेगी ना, कम से कम इतना महीना तो रखना पड़ेगा ताकि जो खर्चा वो तो रिकवर हो जाए। तो देखो 1,80,000 कमा के दे रहा था 12 महीने में सिक्योरिटीज, ठीक है, 12 महीने में 1,80,000 सर कैसे आता, 20 लाख के ऊपर 9%, ये पूरे साल भर का, ठीक है। तो मुझे मेरा जो खर्चा वही मैं रिकवर कर लूँ, तो मिनिमम 50,000 जो खर्चा लगा था वो तो रिकवर कर लूँ, तो वो रिकवर करने के लिए कम से कम कितना महीना लगेगा, 3.33 मंथ। तो 20 लाख के ऊपर 9%, 3.33 मंथ के लिए अगर आप निकालोगे तो 50,000 आएगा, ठीक है। तो वही मैंने निकाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया आपका डन। स्टार्ट करते हैं अपने एक नया कॉन्सेप्ट विद दिस एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आपका टी का, उससे मैं ये आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। चलो देखो, जो बॉन्ड ड्यूरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अभी देखो, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड, फेस वैल्यू दिया है 1,000 रुपीज, कूपन रेट है 16%, मतलब 1,000 के फेस वैल्यू के ऊपर कभी मिलता है कूपन, तो 160 रुपीज आपको हर साल मिलेगा। ऐसा कितने साल तक मिलेगा, 6 साल का मेच्योरिटी, तो 6 साल तक मिलेगा। एंड रिडम्पशन वैल्यू 1,000, एट द एंड ऑफ 6th ईयर आपको 1,000 रुपीज मिल जाएगा। एंड आपका YTM यील्ड टू मैच्योरिटी 17%, मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही 17%, तो वहां उससे आप पुल करोगे कभी भी मार्केट प्राइस निकालने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस, पूछ रहा करंट मार्केट प्राइस निकालने, चलो निकाल लेते हैं कि फर्स्ट ईयर आपको 160 रुपीज मिलेगा, सेकंड ईयर भी 160 रुपीज मिलेगा, कूपन इंटरेस्ट ये मिलेगा ना, इंटरेस्ट हर साल 16% मिलेगा 1,000 का, तो 160 करके आपको 6 ईयर तक मिलेगा। एंड एट द एंड आपको 1,000 रुपीज मिल जाएगा, एट द एंड मतलब मेच्योरिटी पे आपको 1,000 रुपीज रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। आप सबको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊँ तो डिवाइड 17% के हिसाब से निकालता हूँ, 160 डिवाइड बाई 1.17, दिस डिवाइड बाई 1.17 इक्वल टू 2 बार, दिस डिवाइड बाई 1.17 इक्वल टू 3 बार, ये 4 बार 5 बार 6 बार, ठीक है, ये साथ में कर देना था। तो आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू 964.40। अब मैंने उसको
पी वी फैक्टर के थ्रू भी निकाल लिया 964.40, ठीक है। फर्स्ट ईयर का फैक्टर 0.085 सर, 0.855 सर, ये कैसे आता है, ये देखो ना यहाँ पे ₹1 17% के हिसाब से एक साल के बाद कितना हो जाएगा 1.17, ठीक है। तो 160 रुपीज़ के लिए प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तो 160 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.17, ये करोगे ना तो ये फैक्टर होता है 1 डिवाइड बाई 1.17, 0.854 आ रहा है कैल्सी में, तो यही फैक्टर यहाँ पे डाला है 0.855, ठीक है। तो वैसे सेकंड ईयर का निकालोगे तो आ जाएगा। चलो, तो ये आपको समझ में आया फैक्टर कैसे निकलता है। तो ये हो गया आपका, और ये प्रेजेंट वैल्यू निकल गया, ये 964.40 मार्केट प्राइस आ गया, ठीक है। अब आगे आते क्या पूछ रहे हैं, ड्यूरेशन बताओ, वॉलेटिलिटी बताओ एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज 0.75 बेसिस पॉइंट, ठीक है, 75 बेसिस पॉइंट, ठीक है, समझ में आता है। अब देखो आगे मुझे ना ड्यूरेशन बताना है। अब मुझे बताओ, आज आप बॉन्ड खरीदने जाओगे तो कितना पैसा दोगे, ये मार्केट प्राइस दोगे ना 964.40, तो आप तो क्या होगा, देखो 964.40 इतना पैसा आप दोगे, तो प्लस 17% आपका यील्ड है, तो कितना हो जाएगा ये 964.40 प्लस 17% करो, ये हो गया 1128.348, इसमें से 160 रुपीज़ आपको फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो माइनस करो, -160, 968.348, अब इसमें प्लस 17% करो, फिर 160 माइनस करो, ऐसा 6 साल तक करते जाओगे ना तो ये जीरो हो जाएगा एट द एंड। आपका जो ये 160 लास्ट ईयर में 1160 माइनस करना, 160 प्लस आपका 1000 रिडम्पशन, तो ये पूरा एट द एंड जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, आपके पास फ्री टाइम है, आराम से देख सकते हो, ठीक है। नहीं फ्री टाइम नहीं है, अभी नहीं है फ्री टाइम, ठीक है। तो समझा रहा हूँ, देखो समझो। अब मुझे ये बताना है कि क्या मेरा ड्यूरेशन क्या है, मेरा बॉन्ड को होल्ड करने का ड्यूरेशन क्या है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर ऐसा बोलूँ 964.40 जो मैंने आज दिया, आज बॉन्ड खरीदने के लिए दिया, तो ये क्या 6 साल के लिए इन्वेस्टेड था, आप लोग बताओ, 6 साल के लिए इन्वेस्टेड था? नहीं सर, देख देख के लग रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट ईयर में 160 रुपीज़ मेरे जेब में वापस आ गया, सेकंड ईयर में 160 रुपीज़ मेरे जेब में वापस आ गया, थर्ड ईयर में 160 पूरा जेब में आ गया। तो पूरा 964 तो नहीं लगा है, देख के ही लग रहा है कि पहले ही साल में 160 रुपीज़ जेब में आ गया। तो ये पूरा पैसा तो आपका ब्लॉक नहीं था 6 साल के लिए, तो कितने साल के लिए ब्लॉक था, वेटेड एवरेज ड्यूरेशन निकालना, यही बोलता है बॉन्ड ड्यूरेशन, ठीक है। तो कितने साल के लिए ब्लॉक था वो मुझे निकालना है, देखो सिंपल, 964.40 में से ये जो 136 रुपीज़ है, ये तो एक साल के लिए ब्लॉक था सर, कैसे आप बोल सकते हो, देखो यहाँ पे 136.80, यही था ना 136.80, ये मेरा एक ही साल के लिए ब्लॉक था, कैसे सर कैसे, आउट ऑफ 964.40, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 17% इंटरेस्ट चढ़ा, 136.80 प्लस 17%, 160 रुपीज़ मेरे जेब में आ गया, ये आपके जेब में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो 136 रुपीज़ 0.80 ये एक साल के लिए इन्वेस्टेड था, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ आउट ऑफ 964.40 136.80 इज ओनली फॉर 1 ईयर, ये आ गया बॉन्ड ड्यूरेशन आ गया, ये सिर्फ इसका आया, ठीक है। ये आ गया ड्यूरेशन 136.80, वेटेड एवरेज निकालूंगा ना, सारा पैसा एक साथ नहीं लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके लगा हुआ है। अब देखो सेकंड कैसा होगा, ये 116.96 से ये आपका 2 साल के लिए लगा है सर, आप कैसे बता सकते हो, ये देखो 116.96 इसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट मारो तो 160 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका पैसा जो था वो 2 साल के लिए इन्वेस्टेड था, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 116.96 आउट ऑफ दिस इज इन्वेस्टेड फॉर ओनली 2 ईयर्स, तो 116.96 आउट ऑफ 964.40 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, क्योंकि उसके ऊपर दो बार 17% करो, 160 आपको सेकंड ईयर में जेब में मिल गया, ठीक है, पैसा आ गया आपके पास। 99.84 रुपीज ये 3 साल के लिए इन्वेस्टेड था, करो 99.84 प्लस 17% प्लस 17% प्लस 17%, 160 रुपीज होता है, यस सर। तो ये 3 साल के लिए इन्वेस्टेड था, तो 99.84 आउट ऑफ 960.40 ये 3 साल के लिए इन्वेस्टेड था। सेम वे में 95.44 ये 4 साल के बाद 160 रुपीज मिल गया आपको, तो ये 4 साल के लिए इन्वेस्टेड था। फिर 72.96 आपको 5 साल के बाद 160 रुपीज मिलेगा, ये 5 साल के लिए इन्वेस्टेड था, ठीक है। और 452.40 ये आपका 6 साल के लिए इन्वेस्टेड था। अभी इस पे 6 बार इंटरेस्ट करो, 17%, 17%, 17%, 17%, 6 बार बोल दिया, नहीं बोला, हाँ तो 6 बार कर लेना, 1160 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 साल के लिए इन्वेस्टेड था। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आपका आ जाएगा 4.242 ईयर्स, एवरेज ईयर्स आपका 4.242 ईयर्स हो गया। इसका कहने का मतलब ये होता है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई बंदा जो बोलता है मुझे ना ये कूपन नहीं चाहिए, मुझे कूपन नहीं चाहिए, ठीक है, मेरा ड्यूरेशन रिड्यूस कर दो, मुझे 160 कूपन मत दो, डायरेक्ट मुझे एट द एंड में टोटल पैसा दे दो। टोटल पैसा कितना 1960 आएगा, 16 हाँ ठीक है, 1960 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे 1960 पूरा पैसा दे दो, ऐसा कितना टाइम तक आपको मेरे पास मेरा पैसा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होता है 4.242 ईयर्स, मतलब अगर आपको कूपन नहीं चाहिए, ठीक है,
पार पे लाना, इक्वालिटी पे लाना। कोई पर्सन बोल रहा है मुझे कूपन ऊपन चाहिए एवरी ईयर तक, तो उसको 6 साल तक रखना पड़ेगा। बट कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे कूपन ऊपन नहीं चाहिए, डायरेक्ट 1960 पूरा कैश फ्लो दे दो एक साथ, जीरो कूपन बॉन्ड वाला जैसा। मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, 160 160 160 160 160 6 साल जो मिलने वाला ना, और 1000 लास्ट में मिलना है, तो पूरा पैसा एक साथ में दे दो। तो उसको बोलेंगे हम लोग तू भाई 4.242 ईयर्स के लिए ही रख, क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो इसको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलते जा रहा है। तो इसका 1964.40 इज नॉट इन्वेस्टेड फॉर ऑल 6 ईयर्स, क्योंकि पैसा छूटते जा रहा है ना, हर साल 160 मिलते जा रहा है। तो मैं एवरेज ड्यूरेशन लगा रहा हूं, तो 964 प्रेजेंट वैल्यू मैंने आज इन्वेस्ट किया, उसमें से ये 136.80 का प्रेजेंट वैल्यू ये एक साल के लिए इन्वेस्ट किया, क्योंकि एक साल के बाद 160 रुपीज मिल गया। फिर 116.96 ये 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ये 2 साल के बाद छूट गया मेरा पैसा, 160 मिल गया। 99.84 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ये पैसा मेरा छूट गया, 160 रुपीज मिल गया। 85.44 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, सो ऑन फॉर, ये ऐसा ऐसा मैंने निकाला, ठीक है। तो ये मेरा आ गया बॉन्ड ड्यूरेशन, ठीक है। अब आपको सर शॉर्टकट में इसको कैसा कर सकते हैं, देखो सिंपल, सब प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है ऊपर वाले, ठीक है। तो आप क्या करो, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, कितने साल के लिए इन्वेस्टेड है, आप उसको मल्टीप्लाई करो। देखो ये 1 साल के लिए इन्वेस्टेड है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 2 साल के लिए इन्वेस्टेड है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कितना पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्टेड था, ठीक है। इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दो इससे, क्योंकि आउट ऑफ दिस अमाउंट है ना, आउट ऑफ दिस अमाउंट है 964 में से तो सब इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हो इससे, ठीक है। तो देखो ऊपर सबके सेम है, ये मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन बताओ, तो देखो ऊपर सब नीचे सबके 964.40 ही है, क्योंकि उसी में से तो पैसा लगा रहे हो। तो ऊपर वाला कैलकुलेशन कर लो, ऊपर वाला कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने आपसे करा है, ये कर लोगे आप, तो इधर जो अमाउंट आएगा उसको टोटल करके डिवाइड बाय दिस कर देना, आ जाएगा आपको बॉन्ड ड्यूरेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है सर, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। यही तो फॉर्मूला था जो अभी बताया ना, ये फॉर्मूला, इसको यही बोलेंगे, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया पीवी, फिर पीवी एन पीवी हो जाएगा, इसको एन से मल्टीप्लाई, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, फिर एन पीवी आ जाएगा, उसको डिवाइड कर दोगे इंट्रिसिक वैल्यू से, ये फॉर्मूला बन गया, एन समेशन ऑफ एन पीवी डिवाइड बाय इंट्रिसिक वैल्यू। ये इंट्रिसिक वैल्यू आपका 964.40, इसी को बोलते हैं आपका मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इसी को बोलते हैं करंट मार्केट वैल्यू, जो भी नाम दे दो, ठीक है, अलग अलग नाम। अब देखो नेक्स्ट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बॉन्ड वॉलेटिलिटी। अब बॉन्ड वॉलेटिलिटी क्या होता है, देखो सिंपल, आज 17% है, ठीक है, समझ लो 18% मेरा रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो गया, मेरे को 18% चाहिए, क्योंकि मार्केट में 18% मिल रहा है, नहीं मार्केट में अब 16% मिल रहा है, मेरा रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो गया 16%। तो मार्केट प्राइस क्या होगा, हर बार मैं ये क्या कैलकुलेशन करते बैठूंगा, ये सब हर बार मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लाते बैठूंगा, तो कुछ तो शॉर्टकट होगा ना सर। हाँ सर है, एक शॉर्टकट है, देखो एक बार अपना ये करो, एक बार 16% पे कैलकुलेट करके देखो, 17% में तो हमने कैलकुलेट किया 964.40 आ रहा है, ठीक है। एक बार आप 16% पे कैलकुलेट करो, इसको ना 16% के हिसाब से एक बार खींचो, मतलब सर 160 डिवाइड बाई 1.16, 160 डिवाइड बाई 1.16 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है। तो एक बार ये एट द रेट 17% खींचा ना, इसको 16% से खींचो, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आता है एक बार चेक करो कैलसी पे, तो आएगा 999.56, ठीक है। और एक बार 18% के हिसाब से खींच के देखो, तो आएगा 930.04, ठीक है, ये आएगा। इतनी बात समझ में आती है सर। तो मुझे ये चेक करना है कि 17% से अगर कम होता है, 16% होता है, तो मेरा देखो मार्केट वैल्यू करंट, जो बॉन्ड का मार्केट वैल्यू करंट प्राइस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कभी भी कम करोगे तो वैल्यू बढ़ेगा, और रेट बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है मुझे, बताया हुआ कितने बार बताया ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखो 17% से अगर 60% में करता हूँ, 16% करता हूँ, तो मेरा चेंजेस जो हो रहा है 35.16 का हो रहा है मार्केट वैल्यू में, आउट ऑफ 964, कहाँ से 964.40 से, ठीक है। तो मेरा चेंजेस 3.65% का हो रहा है। इतनी बात समझ में आती है सर। 17% से अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न मेरा चेंज करता हूँ, 18% करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तो मेरा वैल्यू 964 से 930 हो जा रहा है, मतलब 34.36 गिर रहा है, कहाँ से 964.40 से। तो 34.36 कितना परसेंट है 964 का, 3.56%, ठीक है। बट मुझे एक बताना है कि एवरेज चेंज कितना होगा अगर 1%, देखो यहाँ पे भी 1% से गिरा है, बढ़ा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गिरा है 1% से रिटर्न, और मेरा यहाँ पे 1% से यील्ड बढ़ा है, ठीक है। तो दोनों केस में चेंजेस अलग अलग है, तो मैं एक एवरेज चेंजेस निकाल सकता हूँ। हाँ सर एवरेज चेंजेस निकाल सकते हो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 3.65 प्लस 3.56 डिवाइड बाय 2, तो मेरा एवरेज चेंजेस आया 3.61। अब मुझे एक बात एक पता चल गई है कि अगर 1% से चेंजेस होता है मेरे किसमें, वाईटीएम में, वाईटीएम मतलब यील्ड टू मेच्योरिटी, मेरा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो 1% से चेंजेस होगा, तो मेरा जो शेयर प्राइस है ना, शेयर प्राइस वो 3.61% से गिरेगा। इतनी बात समझ में आती है सर। अब देखो 3.61% से गिरेगा, क्या ये मैं डायरेक्ट भी ला सकता था? हाँ सर मैं डायरेक्ट भी ला सकता था। देखो सिंपल, मैं कैसे लेके आ सकता था, आपने ड्यूरेशन निकाला 4.242 ईयर्स, ये ड्यूरेशन यूज करके भी निकाल सकते हैं। इसके लिए इसको बोलते हैं मैक्यूलेस ड्यूरेशन, और इसको यूज करके जो वॉलेटिलिटी निकालते हैं उसको बोलते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है, नाम दे दिया गया मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो 4.25 ईयर्स 42 ईयर्स ये मेरा है,
अब देखो सिंपल, मैं ऐसा निकाल सकता हूँ कि दिस 100 रुपया जब 117 रुपया हो रहा है, मतलब 17% इंटरेस्ट रेट पे 100 रुपया 117 कब होगा, 17% इंटरेस्ट पे ना, ये 17% इंटरेस्ट पे ही तो किया था। और ये 17% इंटरेस्ट पे ड्यूरेशन कितना आ रहा है, 4.242। तो 100 पे कितना होगा वो मुझे एक बात बता दो, 4.242 डिवाइड बाय इंटू 100 डिवाइड बाई 117 इंटू 100 डिवाइड बाई 117, तो यार 3.62, ठीक है यार 3.62, यही तो है। ये 100 को क्या बोलते हैं, 1% बोलते हैं, ये 1% है और ये 1.117, ठीक है। तो ये 117% है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, 117 पे हमको पता है, हमने निकाला 4.242, तो 1% के चेंज के लिए 3.62, तो 1% के चेंज के लिए 3.62%, समझा। तो ये 3.62% से मेरा प्राइस ऊपर नीचे होगा, 3.62% से मेरा प्राइस ऊपर नीचे होगा जब 1% का ऊपर नीचे YTM में होगा, ठीक है। इतनी बात समझ, यही शॉर्टकट, ये हमने यहाँ पे मैं तुमको ये डिटेल में बताया विदाउट फॉर्मुला, ठीक है। या आप फॉर्मुला के थ्रू यूज कर सकते हो। फॉर्मुला मतलब ये जो मैकुलस ड्यूरेशन है डिवाइड बाय कर दो 1 प्लस YTM, यही है। ये इसको क्या बोलते हैं, मैकुलस ड्यूरेशन जो आया है उसको आप क्या, मैकुलस ड्यूरेशन, ठीक है, मैकुलस ड्यूरेशन जो आया है उसको आप करो 1 प्लस YTM। तो ये ड्यूरेशन को डिवाइड कर दो 1 प्लस YTM से, वही तो किया है। अभी देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट सिंपल तरीके में बताया कि ये 117% पे आपका 4.242 है, ठीक है। तो 100 पे कितना, 100 मतलब 1% होता है, 100 पे कितना 3.62, तो 1% में चेंजेस के लिए अगर 1% का चेंजेस होगा YTM में तो आपका ड्यूरेशन ये सॉरी आपका जो मार्केट प्राइस है वो 3.62% से ऊपर नीचे होगा, ठीक है। इतना परसेंट समझ में आ गया। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ इंक्रीज इज रिक्वायर्ड बाय यील्ड, इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज 75 बेसिस पॉइंट, मतलब 75 बेसिस पॉइंट मतलब 0.75%, ठीक है। 1% में 100 बेसिस पॉइंट होता है, तो 75 पॉइंट, तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। ये लोग ने बोला 0.75% से ये बढ़ गया, तो ये 17.75%, तो मैं ऐसा भी निकाल सकता हूँ। इसको 17% से खींचा तो 17.75% से नहीं घिस सकता था क्या, आराम से आ जाएगा मेरा ये कैलकुलेशन। बट ये लोग ने जब ऐसा वॉलिटिलिटी निकालने बोला ना, तो आप इसका वॉलिटिलिटी का यूज करके निकालना है आपको, ये नहीं तो मार्क्स नहीं देगा एग्जामिनर। उसको ये जानना है कि आपको वॉलिटिलिटी का यूज करके शॉर्टकट निकालने आता है कि नहीं आता है, ठीक है, ये पता। तो मुझे एक बात ये तो पता चल गई, ये मैंने एवरेज वॉलेटिलिटी निकाला हुआ है 3.61%, देखो ना यहाँ पे, अभी यहाँ से भी निकाला था और यहाँ इस तरीके से भी निकाल के बताया था। तो 1% के चेंजेस के लिए 1%, देखो यहाँ पे ये बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब होता है 1% के चेंज के लिए 1% का अगर रेट में चेंज होगा तो प्राइस मेरा चेंज होगा 3.63% से, बोथ डायरेक्शन ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। तो YTM मेरा क्या बोल रहा है, इंक्रीज हुआ 0.75 बेसिस पॉइंट से, तो ये तो 3.63 1% के लिए था, 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट के लिए, तो 0.75% के लिए कितना, तो 3.63 इंटू 0.75 मतलब 0.75% के लिए, ये तो पूरा 1% के लिए चेंज के लिए ना। तो डायरेक्ट मैं 3.63% माइनस कर दूंगा मार्केट प्राइस में से, ये तो 1% के लिए, 0.75% के लिए कितना, तो 2.72%। तो न्यू मार्केट प्राइस क्या होगा मेरा, अभी मार्केट प्राइस है उसमें से 2.72% माइनस कर दो, 938.17 आ जाएगा, ठीक है। आप पुल करके भी निकालोगे तो भी आएगा। अभी सिंपल, अगर 1% का चेंजेस बोलता था तो मैं 964.4 माइनस ये करता था 3.63%, ये तो पूरा 1% के लिए ना, बट 0.75% का ही चेंजेस बोल रहा है। तो इसके लिए ये 1% के लिए 3.63, तो 0.75% के लिए कितना है 2.72%, तो इसमें 2.72% माइनस कर दो, क्योंकि रेट बढ़ा रहे हो तो प्राइस तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 964.40 माइनस 2.72%, ये आपका मार्केट प्राइस, न्यू मार्केट प्राइस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, और अपन अच्छे से ड्यूरेशन, वॉलेटिलिटी सारी चीज़ें कर ली, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा ड्यूरेशन पे डिपेंड है। अब ये बॉन्ड इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या, मिस्टर ए विल नीड 1 लाख आफ्टर 2 ईयर्स, इसको 2 साल के बाद 1 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू मेक वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट, वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट उसको करना है। ही हैज अ चॉइस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, डिटेल्स आर बिलो दिया हुआ है, बॉन्ड एक्स बॉन्ड वाई की बात। पहली बात तो देखो, इसको 1 लाख 2 साल के बाद चाहिए, तो आज कितना इन्वेस्ट करेगा पहले तो वो निकाल लेते हैं। देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ये 0th ईयर, ठीक है। तो उसको 2 साल के बाद 1 लाख रुपया चाहिए, तो आज इन्वेस्ट कितना करेगा, 82,600, कैसे आएगा 1 लाख, देखो ना 10% दोनों जगह रेट है, करंट यील्ड देखो दोनों जगह 10% है, तो 1 लाख को मैंने @10% पे खींच लिया, ठीक है। तो आप खींचोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 1 रुपया 2 साल के बाद कितना बनेगा मुझे बताओ, 1 + 10% + 10%, 1 रुपया 2 साल के बाद 1.21 बनेगा, और 2 साल के बाद उसको चाहिए 1 लाख रुपया, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 लाख डिवाइड बाई 1.21, ये आ गया 82,644, तो ये 644 मतलब 600, वो यहाँ पे मैंने फैक्टर यूज़ किया, ठीक है, तो आ जाएगा 82,600, ये वाला फैक्टर यूज़ किया 0.86।
तो आज उसको इन्वेस्ट करना है 82,600, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। बट उसको दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और वो 2 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो अगर मैं बॉन्ड एक्स की बात करूं तो बॉन्ड एक्स का फेस वैल्यू 1000 है, ये हर साल 7% का एनुअली क्या देगा आपको, कूपन देगा, मतलब 1000 के ऊपर 7%, 70 रुपीज। और यील्ड टू मैच्योरिटी आपका, यील्ड टू मैच्योरिटी 1 साल का है, मतलब इसका ड्यूरेशन ही 1 साल का है। एंड करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ, करंट यील्ड दिया हुआ, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ एक्स तो 1 ही साल है, इसको ड्यूरेशन देखना है, इसको 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए मैं ड्यूरेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ एक्स इज 1 ईयर है, ठीक है। अब आते हैं बॉन्ड वाई पे, 1000 है, 8% पेबल एनुअली, इसका 4 साल का मैच्योरिटी है, ठीक है। और 936.52 आज का वैल्यू है, 10% के हिसाब से अगर आप पुल करोगे तो 936.52 आएगा। तो सिंपल, बॉन्ड वाई में अगर देखा जाए तो हर साल आपको 80 रुपीज मिलेगा 4 साल तक, और लास्ट में आपको 1000 रुपीज रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 1000 प्लस 80 रुपीज, तो 1080 डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है। अब इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे तो आपका 936.52 आएगा, जो कि ये लोग ने पहले से निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर बॉन्ड ड्यूरेशन अगर इसका निकालू अभी भी जो बताया, तो 72.72 आउट ऑफ 936.2 इज फॉर ओनली 1 ईयर, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है 72.72 आउट ऑफ 936.2 ओनली फॉर 1 ईयर। कैसे सर, 72.72 के ऊपर प्लस करो 10%, तो 1 साल के बाद हो गया ना 80 रुपीज, तो आपके जेब में तो 80 रुपीज आ गया। तो दिस इज नॉट इन्वेस्टेड फॉर ओनली 4 ईयर। इसमें से कुछ पार्ट थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको रिलीज होता जा रहा है, ठीक है। तो एवरेज ड्यूरेशन में निकाल रहा हूँ, तो 66.08 इज ओनली फॉर 2 ईयर, क्योंकि 2 साल के बाद आपको 80 रुपीज मिल गया। तो आउट ऑफ 936.52 66.08 इज फॉर 2 ईयर। सेम ये 3 साल के लिए, ये 4 साल के लिए, ठीक है। तो मैंने अभी डीप में बताया आपको, तो 3.563 आपका आ गया एवरेज ड्यूरेशन। तो मुझे देखो टोटल बॉन्ड ड्यूरेशन रिक्वायर्ड इज 2 ईयर, क्योंकि अब ये वाले में पैसा डालूंगा मैं अगर बॉन्ड वाई में, तो 4 साल तक रुकना पड़ेगा। इसमें पैसा डालूंगा तो 1 साल तक रुकना पड़ेगा, बट इसको पैसा 2 साल तक इन्वेस्ट करना है, और 2 साल के बाद 1 लाख रुपए चाहिए। तो दोनों में क्या करूँ, कौन सा, तो इसके लिए मैं ड्यूरेशन निकाल रहा हूँ। अब देखो, बॉन्ड ड्यूरेशन रिक्वायर्ड इज 2 ईयर, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो इन्वेस्टमेंट इन एक्स मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ इन्वेस्टमेंट इन एक्स ए है, ठीक है, ए है। तो वाई में क्या इन्वेस्ट करूंगा, 1 माइनस ए, जितना इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो टोटल अमाउंट में से उतना इसमें से हटा दूंगा। समझ लो यहाँ पे 50% इन्वेस्ट किया, तो 1 माइनस 0.50, तो यहाँ पे 50% इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब देखो, अगर ये ड्यूरेशन के ऊपर मैं वेट्स मार दूं, ये ड्यूरेशन के ऊपर वेट्स मार दूं, तो मेरा आ जाएगा वेटेड एवरेज ड्यूरेशन दोनों का एक्स एंड वाई का, और दैट शुड बी 2 ईयर्स, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो ये वेट्स लिया है, समझ लो ये वेट्स ही है, हाँ ये वेट्स है। तो देखो फर्स्ट जो है, फर्स्ट एक्स का ड्यूरेशन इज 1 एंड वाई का ड्यूरेशन इज 3.563। तो मैंने इसमें वेट्स मार दिया कि इसमें ए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इसमें 1 माइनस ए इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये वेट्स है, समझ लो, ठीक है। तो वेट्स इंटू ड्यूरेशन इट शुड बी इक्वल टू 2, 2 साल से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का ड्यूरेशन में अगर वेटेड एवरेज ड्यूरेशन निकालू, दिस शुड बी 2। तो मेरा अगर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ए का वैल्यू मेरा आ जाएगा 61%। तो मतलब ए में एक्स में इन्वेस्ट करूंगा 61% और वाई में इन्वेस्ट करूंगा 39%, ठीक है। तो देखो ऐसा होगा ना, समझ लो इसमें 61%। अब देखो एक्स में इन्वेस्ट करूंगा मैं 61% और इसका ड्यूरेशन है 1, वाई में इन्वेस्ट करूंगा मैं 39%, इसका ड्यूरेशन है 3.563। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे, देखो ए में 60 एक्स में 61% है, तो इसमें 0 मतलब समझ लो 0.61, और वाई में 3.563 है, इसमें इन्वेस्ट हो रहा है 0.39, तो ये आएगा 2 साल ही आएगा। देखो 3.563 इंटू 0.39 प्लस 0.61, ये आ गया 1.999, तो आ गया 2 ईयर्स। तो यही मैंने यहाँ पे ऊपर किया हुआ है, बस आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ये ए का नहीं दिया था, तो ए का वैल्यू निकाला आपने, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ये पता चला, देखो सिंपल, एक सेकंड रुको, ये आपको रीचेक करा दिया मैंने, ठीक है। इसको साइड में डालते हैं कि एक्स में मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, मुझे एक्स में 61% इन्वेस्ट करना है। तो आज मैं इन्वेस्ट टोटल कितना कर रहा हूँ, 82,600 कर रहा हूँ, जो या कि 2 साल के बाद 1 लाख हो जाएगा। तो 82,600 में एक्स में मेरा इन्वेस्ट होगा 61%, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो 50,386 एक्स में इन्वेस्ट होगा, और वाई में कितना इन्वेस्ट होगा 39%। तो 82,600 का 39% 32,214 वाई में इन्वेस्ट होगा, ठीक है। अब एक्स के एक बॉन्ड का वैल्यू 972.73 है, और वाई के बॉन्ड का वैल्यू 936.52 है। यहाँ पे अपने करंट मार्केट प्राइस भी निकाला था, ठीक है, ये लोग ने निकाल के दिया हुआ। तो टोटल आप इन्वेस्ट करोगे 50,386, तो टोटल बॉन्ड खरीदोगे कितना, एक बॉन्ड खरीदने के लिए 972.73, तो आप बॉन्ड खरीदोगे 51.80, मतलब 52, आधा पौना बॉन्ड नहीं मिलता, ठीक है। सेम वाई में 82,600 का 39% इन्वेस्ट करोगे 32,214,
तो 32,214,936 मतलब 34 बॉन्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, 34 बॉन्ड आपको खरीदना पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना होगा। तो ये आपको समझ में आता है। क्वेश्चंस अभी देखो, अभी आप इसको कैलकुलेट करोगे ना वापस से, अभी देखो यहाँ पे देखो रेगुलर में होता तो मैं आपको पूरा एकदम डिटेल में इसका भी करेक्शन करवाता था कि 52 बॉन्ड खरीद रहे हैं, फिर इसका कैश फ्लो कितना है, फिर इसका कैश फ्लो कितना है, फिर वो सब करने के बाद आपका टोटल अमाउंट 1 लाख रुपए आपको मिलता था। बट यहाँ पॉसिबल नहीं है सारी चीजें करने का एकदम डिटेल में, आपको बस इतना सब कुछ बता दिया, ये काफी है। ठीक है, इतना आपका एग्जाम ओरिएंटेड इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब लास्ट आपका बचा है 31। देखो ये रिलेटेड टू डर्टी प्राइस क्लीन प्राइस है। ठीक है, तो पहले डर्टी प्राइस क्लीन प्राइस क्या होता है वो बता देता हूँ। देखो समझ लो 1 अप्रैल 2024 को आपने कोई बॉन्ड आपने कोई बॉन्ड खरीदा। ठीक है, समझ लो बॉन्ड खरीदा और 1,000 रुपये का बॉन्ड खरीदा। कितनी बात समझ में आती है? 1 जून 2024 को आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, 1 जून 2024 को आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है और इंटरेस्ट है @12%। ठीक है, तो अप्रैल मई जून ना, तो ये 30 जून को मिलने वाला है। ठीक है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आपको हर क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। 3 मंथ का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको 1,000 का कितना पैसा मिल जाएगा 3 महीने के बाद? 1,000 के ऊपर 12% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 30 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1030 रुपीज़ हो जाएगा, आपका वैल्यू बॉन्ड का 1030 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, क्योंकि 1000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया और 30 जून को आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो 1000 में 12% फॉर 3 मंथ ऐड हो जाएगा, तो 1030 इतना मिलेगा। बट इन बिटवीन 31 मई, ठीक है, 2024 को आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, रिक्वायरमेंट पड़ गई। ठीक है, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई। अब आपको एक पर्सन भी मिला जो आपसे ये बॉन्ड खरीदना चाहता है। ठीक है, तो आप क्या उसको 1,000 रुपये में बॉन्ड दे दोगे? नहीं सर, 1,000 रुपये में तो नहीं देंगे, क्योंकि 1 महीने के बाद वो बंदे को इंटरेस्ट मिल जाएगा। देखो सिंपल, 1 महीने के बाद, क्योंकि मई में अभी वो खरीदेगा और 1 महीना और होल्ड करेगा, जून में उसको पैसे पूरा 30 रुपया उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसने 1000 में मेरे से खरीदा और उसको 30 रुपीज मिल जाएगा। तो ऐसा आप नहीं सोचते हो कि ये अप्रैल और मई 2 महीना जो आपने इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट है, वो पैसा आपको मिलना चाहिए? यस सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो देखो सिंपल, उसको सिर्फ ये देखो 2 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, आप ऐसा सोचते हो, और 1 महीने का इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है सर? इतनी बात समझ में आती है। तो 1000 के ऊपर 12% फॉर 2 मंथ कितना होता है? 12% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 20 रुपीज़ होता है सर, और बचे हुए 1 महीने का 10 रुपये होता है। ठीक है, 30 रुपये का टोटल इंटरेस्ट है। तो ये 20 रुपये का हकदार इसका राइट आपका होना चाहिए। ठीक है, वो तो बंदा एक ही महीना होल्ड कर रहा है ना, वो तो एक ही महीना होल्ड कर रहा है। तो ये 1000 रुपीज़ जो आपने स्टार्ट में पे किया था बॉन्ड खरीदने के लिए, 2 महीने का इंटरेस्ट 20 रुपीज़ होता है और यहाँ का 10 रुपये होता है। ठीक है, एट द एंड तक जो होल्ड करेगा उसी को पैसा मिलेगा, कंपनी बीच बीच में पैसा नहीं देती है। ठीक है, तो 1030 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, बट आपको यहाँ पे जरूरत पड़ गई 2 महीने के बाद पैसे की, आपको ये बेचना पड़ रहा है, तो आप जब बेचोगे सामने वाले को, तो क्या 1000 रुपीज़ लोगे या 1020 रुपीज़ लोगे? आप उससे पूरा 1020 आप उससे लोगे, क्योंकि 20 रुपीज़ इज अक्रूड इंटरेस्ट। आप बताओ, आपको क्या अच्छा लगता है? बताओ सर, हमको तो 1020 अच्छा लगता है। सिंपल सी बात है ना बेटा, ये तेरा कमाया हुआ पैसा है, तो ये तो तुम्हारा कमाया हुआ पैसा है। ठीक है, तो ये आपको ही मिलना चाहिए 20 रुपीज़। 2 महीना आपने होल्ड करके रखा है, हाँ 3 महीने तक होल्ड करते 10 रुपये और मिलता, 1030 टोटल हो जाता। ठीक है, बट आप नहीं होल्ड कर पाए 3 महीने तक, 2 महीने तक ही होल्ड कर पाए, उसके बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, तो 1 मंथ नहीं होल्ड कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? बेच दोगे। आप बॉन्ड को 1,000 रुपये में खरीदे, 1,000 रुपये में नहीं बेचोगे। क्यों? क्योंकि 20 रुपीज़ का अक्रूड इंटरेस्ट है सर, तो ये इसको बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, कहाँ लिखूँ? देखो, तो ये तो फेस वैल्यू था प्लस अक्रूड इंटरेस्ट है, तो ये आएगा बॉन्ड का कुछ वैल्यू। अब देखो, अब ये वैल्यू ना कैलकुलेट वो कचरे का काम है। ठीक है, बहुत दिमाग खराब होता है ये अक्रूड इंटरेस्ट सब ऐड वैड करके ना दिमाग खराब होता है। सीधा सीधा फेस वैल्यू समझ में आता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन बहुत भारी होता है। ठीक है, ये तो चलो मैं सिंपल बताया, 2 महीने यहाँ पे आधा पौना 6 महीना
अलग अलग चीजें होती है, क्या इंटरेस्ट रेट ऐसा अलग, तो ये कैलकुलेट करने में बहुत दिमाग खराब होता है। इसको बोलते हैं डर्टी प्राइस, इसको बोलते हैं गंदा प्राइस है, इसमें ना सब कुछ इंक्लूडेड है, कचरा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डर्टी प्राइस। देखो ये कितना क्लीन दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है दिख रहा है, तो इसको इसके लिए बोलते हैं क्लीन प्राइस। एकदम सही। कितने का बॉन्ड है? 1000 का। हाँ ठीक है। अभी यार मैं 2 महीने बाद जा रहा हूँ यार, एक कैलकुलेट करना पड़ेगा, माथा पच्ची काम है, तो कचरा पानी उसमें इंटरेस्ट अक्रूड डिक्रूड ये सब ऐड वेड करो, आएगा कचरा वाला अमाउंट आएगा, तो उसको बोलेंगे डर्टी प्राइस। ठीक है, तो कभी भी ये याद रखो, याद रखने की क्या जरूरत है, अब तो याद ही रहेगा। डर्टी प्राइस में सब कुछ इंक्लूड रहता है, डर्टी प्राइस में सब कुछ इंक्लूड रहता है, कचरा वचरा सब, मतलब सर क्लीन प्राइस तो रहता ही है, बट बीच में तुमको जाना पड़ रहा है, पैसा वैसा है ही नहीं तो बेचना पड़ रहा है, वो सब ये सब कचरा वचरा हो गया, तो उसकी वजह से सब ये इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, और ये दोनों ऐड करेंगे तो आके कचरा प्राइस आएगा, डर्टी प्राइस आएगा। ठीक है, तो इसके लिए उसको डर्टी प्राइस बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, इतनी बात समझ में। अब देखो, अब हम लोग अब अच्छे से कर लेंगे। देखो अब क्वेश्चन करते हैं वाला, बैंक एंटर इनटू अ रेपो फॉर 14 days विथ बैंक बी इन 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 2028 5.65% पे फॉर 8 करोड़। ठीक है सर, ये क्या होता है बताते हैं। देखो, अज्यूमिंग दैट क्लीन प्राइस द प्राइस दैट डज नॉट हैव अक्रूड इंटरेस्ट, अभी भी मैंने बोला था उसमें अक्रूड इंटरेस्ट नहीं होता है, जो क्लीन प्राइस होता है एकदम क्लीन होता है। डर्टी प्राइस में सब कुछ कचड़ा वचड़ा सब मिला के, मतलब कचड़ा मतलब इंटरेस्ट अक्रूड इंटरेस्ट सब कुछ ऐड होके आपका वो आएगा, डर्टी प्राइस आएगा। ठीक है, तो क्लीन प्राइस इज 99.42। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। एंड इनिशियल मार्जिन इज 2% डेज ऑफ, हाँ ठीक है, इसकी बात बाद में करते हैं। डर्टी प्राइस निकालने बोल रहा तो आप तो निकाल ही लोगे। क्लीन प्राइस क्या है? 99.42। ठीक है, इसके ऊपर अक्रूड इंटरेस्ट ऐड कर दो, कितने दिन का? देखो अक्रूड इंटरेस्ट कितने दिन का है? 262 डेज का है, तो मैं अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करूंगा। अक्रूड इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कभी भी इंटरेस्ट लगेगा, हाँ इंटरेस्ट कभी फेस वैल्यू पे जो भी मिलता है। अब वो अपने ये आप क्लीन प्राइस जो दिया ये अपने समझ लो जितने में खरीदा होगा वो होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू पे खींच को जो मार्केट प्राइस है वो अलग बात है। ठीक है, तो फेस वैल्यू पे कभी भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट आपका 100 के ऊपर लगेगा। कितना परसेंट इंटरेस्ट है यहाँ पे? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, तो 10% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, आपका अपने गवर्नमेंट, अभी देखो मैं आपको ये समझाई देता हूँ क्या लिखा हुआ है, देखो नहीं तो आपको समझेगा नहीं। बैंक के इंटर इनटू अ रेपो फॉर 14 डेज के लिए विथ बैंक बी, देखो बैंक ए है ना जो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं, जो बैंक ए है ये बंदा ना होल्ड कर रहा था, ये होल्ड करके रखा हुआ था क्या? गवर्नमेंट बॉन्ड @ 10% वाला। ठीक है, ये बॉन्ड होल्ड करके रखा हुआ था। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सर। बट इसको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई। कब सर? आफ्टर 260 डेज, आफ्टर 262 डेज, 262 दिन के बाद इसको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई। ठीक है, तो ये भागा भागा जाता है बैंक बी के पास, बोलता है यार मुझे ना सिर्फ 14 डेज के लिए पैसा चाहिए। वही यहाँ पे बोला इंग्लिश में, देखो यहाँ पे, बैंक ए एंटर इनटू अ रेपो फॉर 14 डेज विथ बैंक बी इन 10% गवर्नमेंट ऑफ बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ बॉन्ड बोल रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड 2028 @ 5.65%। मतलब कि बैंक भी उसको फ्री में पैसा नहीं देगा, बैंक भी बोलेगा कि भाई तू 5.65% पे। अच्छा, यहाँ पे क्यों बैंक भी उससे पैसा ले रहा है? क्योंकि इसमें ऐसा है कि बैंक ए रेपो इंटर किया है बैंक बी के साथ, मतलब बैंक बी उसको रिटर्न भी कर देगा, मतलब बैंक बी से पहले तो पैसा लेगा। ठीक है, बोलेगा मेरे को 14 डेज के लिए पैसा चाहिए, 14 डेज लिखा ना, उसका तो उसको पैसा उसका रिटर्न भी कर देगा। ठीक है, तो बैंक भी फ्री में तो देगा नहीं, 5.65% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो बैंक तो वैसे भी खुश है, बोलेगा मेरे को गवर्नमेंट बॉन्ड से 10% मिला, कोई बात नहीं है। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। फॉर 8 करोड़। ठीक है, अब आपको पूरा कहानी समझ में आएगा कि बैंक ए होल्ड करता था गवर्नमेंट बॉन्ड 10% का, 262 डेज के बाद वो बैंक बी के पास गया और बैंक बी को बोल रहा है कि मुझे पैसा चाहिए 14 डेज के लिए। ठीक है, बैंक बी को बोल रहा है मुझे 14 डेज के लिए पैसा चाहिए, तो बैंक बी उसको 14 डेज के लिए पैसा देगा। ठीक है, अब यहां पे आता है क्लीन प्राइस डर्टी प्राइस का कॉन्सेप्ट, कि बैंक भी उसको कितना पैसा देगा? जितना उसका बॉन्ड का वैल्यू होगा, जितना उसका बॉन्ड का वैल्यू होगा। तो ये बैंक ये बोलेगा मैंने तो स्टार्ट में इतने में खरीदा था, बट मैं 262 डेज से होल्ड करके रखा हूं बॉन्ड को, तो आज मेरा वैल्यू ये है, तो ये जो वैल्यू निकालना ना इसी को बोलेंगे डर्टी प्राइस, क्योंकि इसमें क्लीन प्राइस तो है प्लस मेरा इंटरेस्ट अक्रू भी है 262 डेज का, तो वो प्राइस अलग आएगा बेटा। समझ में आ रहा है? देखो, तो वही यहाँ पे बात चल रही है। अज्यूमिंग दैट क्लीन प्राइस इज 99.42। ठीक है, इनिशियल मार्जिन 2%। अब देखो बैंक भी उसको क्या बोलेगा, चलो मैं बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे तो पहले मैं निकाल लेता हूँ, अब आपको समझेगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट अब मैं निकालूंगा 100 रुपीज के ऊपर, 100 रुपीज के ऊपर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, अक्रूड इंटरेस्ट। मैं अभी निकाल रहा हूँ कि क्लीन प्राइस 99.42 है, तो रेडी प्राइस कितना आता है? तो फेस वैल्यू 100 के ऊपर 10%, 262 डेज तक मैं होल्ड करके रखा हूं ना, तो इंटरेस्ट आता है 7.28। ठीक है, 7.28 रुपीज।
तो इफ क्लीन प्राइस इज 99.42 तो इंटरेस्ट लगेगा 7.28 और डर्टी प्राइस हो जाएगा 106.70। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सर, इतनी बात समझ में आती है, ये समझ में आ गया मुझे। ठीक है, इसने होल्ड कितना करके रखा है, होल्ड कितने का करके रखा है मिस्टर बैंक ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड है वो 8 करोड़ का है। अब 8 करोड़ में मानता हूं फेस वैल्यू है, ठीक है, फेस वैल्यू 8 करोड़ है, तो जो 100 रुपए का फेस वैल्यू था उसका आज का वैल्यू, इंटरेस्ट अक्रूड हो गया 262 डेज के लिए, इंटरेस्ट सब ऐड वैड हो के 262 डेज का, कचरा डर्टी प्राइस, कचरा प्राइस क्या हुआ 107 पॉइंट कितना 106.70, 106.70। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो 8 करोड़ का वैल्यू क्या हो गया रहेगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 करोड़ इंटू 106.70, तो 8 करोड़ की वैल्यू हो गई होगी 853.60। ठीक है, तो मैं बैंक बी के पास में जाके बोल रहा हूं कि आज मेरा 8 करोड़ का वैल्यू ना 8 करोड़ 53,60,000 है, तो मुझे तुम 8 करोड़ 53,60,000 रुपीज दे दो। तो बैंक भी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो बैंक भी उसको बोल रहा है, देखो डेटी प्राइस हमने निकाल दिया, ठीक है, आगे की बात कर रहे हैं, रिपेमेंट एंड मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो बैंक भी उसको बोल रहा है कि देख बेटा देख, तुझे ना मार्जिन 2% का रखना पड़ेगा, तेरे को हम लोग पूरा पैसा तो नहीं दे सकते, क्या मालूम तू चला गया तो कल के बाद। ठीक है, तो उसको 853,60,000 पूरा पैसा नहीं दिए, इसमें से 2% काट लिए, तो कितना पैसा दिए -2%, तो उसको हम लोग ने दिया 8,36,52,800। ठीक है, इतना पैसा दिया, ये फर्स्ट लेग की बात हो गई। ठीक है, फर्स्ट लेग मतलब ये अभी बैंक बी ने उसको पैसा दिया, तो बैंक बी इसको दे रहा है, बैंक बी गिवन टू बैंक ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बैंक ए आप उसको वापस से रीपे करेगा, रीपे टू बैंक बी, कितना रीपे करेगा, तो सिंपल सी बात है 8 करोड़ 36,52,800 इतना ही पैसा लिया था। ठीक है, तो प्लस 14% भी देगा, प्लस 14% नहीं, सॉरी, बैंक बी ने उसको कितने परसेंट पे लोन दिया था, पैसा कितने परसेंट पे दिया था, देखो ना यहाँ पे लिखा था @5.65% ही। ठीक है, और 14 डेज के लिए चाहिए, और ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, 14 डेज के लिए चाहिए, तो ये 8 करोड़ 36,52,800 इज ओनली फॉर 14 डेज, तो 5.65% लगेगा, बट ये तो पूरे साल का है, तो दिस इज फॉर 14 डेज लगेगा, 14 डेज आउट ऑफ 365 डेज है कि 360 डेज है, 360 डेज बोला कंसिडर करना, 360 डेज। ठीक है, किसका लगेगा 836,52,800 को, तो इंटरेस्ट का अमाउंट, चलो इंटरेस्ट का अमाउंट निकालो, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है समझ लो, और प्रिंसिपल भी तो पे करेगा 8 करोड़ 36,52,800 प्लस ये, तो अब इंटरेस्ट का अमाउंट निकालो 1 करोड़ 36,52,800 के ऊपर 5.65% ओनली फॉर 14 डेज, तो ये अमाउंट आया 1,83,803। ठीक है, और यहाँ पे 836,52,800 ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट, तो टोटल पैसा कितना देगा प्लस 836,52,800। समझ रहे मैं आंसर क्यों लिख के रखता हूँ, क्योंकि इतना टाइम जाता है। तो 838,36 ये आ गया आपका 838,36,604। ठीक है, तो इतना पैसा मैं उनको रिटर्न कर दूंगा एट द एंड में। तो देखो पूरी कहानी ये थी कि पहले तो मुझे क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस निकालना था। ठीक है, क्लीन प्राइस दिया हुआ था और मैंने अक्रूड इंटरेस्ट ऐड कर दिया, आगे आपका डर्टी प्राइस। अक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकाला, तो 262 डेज का निकाला, क्योंकि 10% का गवर्नमेंट बॉन्ड था, तो इंटरेस्ट कितना अक्रू आ रहेगा फेस वैल्यू 100 रुपए के ऊपर 7.28, तो मुझे पता चल गया डर्टी प्राइस 106.70। तो मैंने तो 8 करोड़ का बॉन्ड खरीद के रखा हुआ था, 8 करोड़ का बॉन्ड खरीद के रखा हुआ था, फेस वैल्यू मान रहा हूँ उसको, तो 100 रुपीज था। ठीक है, तो 106.70 अगर 100 रुपीज 106.70 हो जा रहा है, तो 8 करोड़ कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 8 करोड़ 53,60। बट बैंक भी मुझे पूरा पैसा नहीं देगा, 2% का मार्जिन भी रख लेगा, तो ये माइनस कर दिया 8 करोड़ 36,52,800, तो बैंक भी मुझे इतना पैसा देगा और मैं बैंक भी को इसके ऊपर 14 डेज का इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है, 5.65% के हिसाब से, तो प्रिंसिपल तो पूरा पे करूंगा 14 डेज के बाद, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा लेके रखा था 5.65% 14 डेज के लिए, तो ये इंटरेस्ट, तो टोटल पैसा 8 करोड़ 38,36,604।
तो ये पूरा पूछा था कि ये पूछा था रीपेमेंट एट मैच्योरिटी कैसे आएगा। तो रीपेमेंट लाने के लिए पहले दिया कितना वो तो पता करना पड़ेगा ना, तो ये तो पता करना ही पड़ेगा, तभी तो रीपेमेंट आएगा। यही अमाउंट नहीं पता रहेगा तो इंटरेस्ट किसके ऊपर मारोगे, ठीक है, तो ये भी निकालना जरूरी था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 31 डन। और यहाँ पे आपका बॉन्ड वैल्यूएशन पूरा खत्म होता है और सिक्योरिटी वैल्यूएशन का ये जो पार्ट 2 था ये भी पूरा खत्म होता है। अब कुछ एक्स्ट्रा इसमें बचा हुआ नहीं है। देखो क्लीन प्राइस डर्टी प्राइस वाला कॉन्सेप्ट समझ लिए, बॉन्ड इम्यूनेशन समझ लिए, बॉन्ड आपका ड्यूरेशन समझ लिए, फिर आपका बॉन्ड रिफंडिंग समझ लिया, तो सारी कुछ चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे कवर कर ली, ठीक है। तो अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हो, और अच्छा लग रहा है लेक्चर तो आप अपने दोस्तों को कमेंट रेफर करो और फिर कमेंट करो अच्छे अच्छे। आपको अगर जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि हाँ सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया सारी चीज़ें और इतना इजी मैं अभी तक नहीं समझा था आज तक, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको डन करते हैं। अब अगला लेक्चर आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट अच्छा चैप्टर लेके आते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो ठीक है।